अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। नाजरीन, मंजर पर नजर आने वाले धुएं के पीछे आग कहां लगी ये किसी को नजर नहीं आ रहा, और जो नजर में है वो मंजर नहीं, और जो मंजर है उसका पस मंजर क्या है किसी को नहीं मालूम। कहा जाता है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जी हाँ, बात हो रही है महंगाई की, जो ऐसा नहीं हुआ कि सुबह आंख खुली तो महंगाई का जिन बेकाबू नजर आया, बल्कि इसके पीछे मुक्तदिर हलकों की वो आंखें हैं जो कि उन्होंने कबूतर की तरह हमेशा बंद कर ली हैं, और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है। न्यूज़ रूम में आज भी बिजली के बढ़ते बिलों, फी यूनिट में इजाफे और IMF की जानिब से आटे में नमक के बराबर रिलीफ पर बात होगी, जो अभी मिला नहीं है लेकिन मुतवक्के है। इम्कान है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। रुपए की बेकदरी का नया रिकॉर्ड बन गया है और डॉलर तारीख में पहली बार 305 रुपए से भी तजावुज कर चुका है, और मुल्क में चीनी बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। वजूहात और सद्देबात पर आज के न्यूज़ रूम में बात होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी आज क्रैश कर गई है। 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखने में आई है, जबकि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात 14 मई को करवाने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो नजरसानी की दरख्वास्त है वो खारिज की है। समात का अहवाल और दीगर खबरें न्यूज़ रूम में शामिल होंगी, लेकिन सबसे पहले महंगाई की जो गंभीर हाल है उसका जिक्र कर लेते हैं। ज़ायद बिल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और दीगर मामला। तो वजारत ख़जाना ने बिजली के बिलों में रिलीफ का प्लान IMF से शेयर किया है। बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि IMF से बिलों में रिलीफ पर आज जवाब मिलने का इम्कान है। IMF से मंजूरी के बाद 400 यूनिट वालों को रिलीफ दिया जा सकता है। बिलों में टैक्सेशन में कमी के लिए IMF अलबत्ता रिलीफ नहीं देगा। बिलों को अक़सात में वसूल करने के लिए IMF की रजामंदी मिलने की तवक्को है। तो जो टैक्सेशन है वो वहीं के वहीं होगी, जो बिल आए हैं वो वैसे के वैसे ही होंगे। हाँ, अलबत्ता एक सहूलत ये कर दी जाएगी वक्ती तौर पर कि आपका अगर 40,000 रुपये का बिल है तो आप 4 किस्तों में 10-10 हज़ार करके भरते रहें, लेकिन पैसे आपने पूरे ही भरने। लेकिन उसकी भी अभी इजाजत मिलना होगी और उसके बाद जो है वो फैसला होगा। बिजली के मुफ्त यूनिट्स खत्म करने की वापडा और वजारत आबी वसाइल ने मुखालिफत कर दी है। मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि फ्री यूनिट्स खत्म करने से कोई बचत नहीं होगी। नेपरा ने तजवीज़ दी है कि फ्री यूनिट्स की बजाय यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए। वजारत ख़जाना ने फ्री यूनिट्स खत्म करने की तजवीज़ दी है। पावर डिवीजन का ये कहना है कि मुलाजमीन को माहाना यूनिट्स की बजाय रकम दी जाए। 1,89,000 मुलाजमीन को 3,47,58,825 फ्री यूनिट्स मिल रहे हैं। तो बिजली के मुफ्त यूनिट्स का ये मामला है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फ्री यूनिट्स तो आवाम को जैसे मिल रहे हैं। पावर डिवीजन के वैसे क्या कहने, वो कहते हैं बचत नहीं होगी, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर आपने मुफ्त बिजली नहीं देनी तो पैसे दे दें। फिर बंदा जेब की तरफ देखता है तो वहाँ भी पैसे नहीं। अजीब सूरत हाल है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या हाल है और क्या उनकी सूरत हाल है और शहर इक़्तिदार में ये हो क्या रहा है। गुलाम मुर्तज़ा, एक तो इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कहा जा रहा है, आज शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ शायद गमों को हल्का करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ये पावर डिवीजन वाले क्या कहते हैं कि यूनिट नहीं देने तो पैसे दे दो। पैसे हैं हमारे पास? जी, पैसे नहीं हैं। वजारत ख़जाना जो है उन्होंने ये कहा कि हम पैसे नहीं दे सकते और मुफ्त यूनिट भी बंद कर दिए जाएँ, जबकि वजारत पानी, बिजली और वजारत जो वापडा है, तकसीम कार कंपनीज़ हैं, उनके तकरीबन 2 लाख एम्प्लॉइज़ बनते हैं, 1,89,000। उनका ये कहना है कि इतने लोगों को अगर यकदम हम बिजली की फराहमी जो है बंद कर देंगे, मुफ्त बिजली की फराहमी, तो पॉसिबिलिटी है कि ये लोग एहतजाज पे चले जाएं या काम छोड़ दें। तो ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क जो है वो क्राइसिस में है तो ऐसा कोई रिस्क फौरी तौर पे नहीं लिया जा सकता। एक वाइज डिसीजन है कि फ़िलहाल ये चलने दिया जाए और बाद में कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, उसको आहिस्ता आहिस्ता से इस बोझ को अलग किया जाए। और ये तरतीब ही है, तजवीज़ें हैं सारी ये आज जो पेश हुई हैं। नहीं तो अगर ये मुलाजमीन एहतजाज पे चले जाएंगे, काम छोड़ देंगे, बड़ा फ़र्क पड़ रहा है इनके एहतजाज से, तो जो पिछले 7 दिनों से लोग सड़कों पर हैं वो फिर उनके लिए क्या लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ, वो पागल हैं? देखिए, वो अवाम तो आपको पता है कि पहले से ही एहतजाज पे हैं और हर रोज़ ही ये काम उनके साथ होता रहता है। तो ये एक बेनिफिट होता है जो एक मसला, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ये बताया जाता है कि साहब ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलग चीज़ है, लेकिन ये जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, हर साल क्या इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता? हर साल क्या इनका जो TADA है, इनके दीगर अलाउंसेस है, उसमें इजाफा नहीं होता? अब दूसरी बात यह कि अगर जो बिजली इनको मुफ्त मिल रही है उसमें कम से कम 50% कटौती भी करने की बात करें तो भी एहतजाज करेंगे। टैक्स भी हमारा, तनख्वाह उससे निकल रही है, उसके बाद बिजली भी हमारे पैसों से मुफ्त। मतलब
क्या इस पे कहा जाए, क्या कहा जाए, क्या मतलब वो जज्बात ऐसे हैं कि ऑनर नहीं कहे जा सकते? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन बात सिंपल इस देश के जी, अगर आप डैम्स की बात कर लें ना, डैम्स पे आपको पता है 1 रुपया 1.5 रुपया यूनिट फ्री यूनिट कॉस्ट करता है, और डैम्स के साथ जो आबादी है वहाँ डैम के मुलाजमीन हैं उनको फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं, फ्री बिजली दी जाती है। अब ये वापडा की अपने एम्प्लॉयज़ हैं और वहाँ पे कोई ये 80 रुपये 70 रुपये 60 रुपये वाला यूनिट नहीं है जो उनको फ्री दिया जाता है, 1-1.5 रुपये वाला यूनिट है। और अगर उनकी मशावरत से बाद में कोई पॉलिसी भी बनाई जा सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें बताया जाता है कि आपको ये चीज़ मिलेगी। जैसे इंजीनियर्स हैं, अब जो पाकिस्तान का इंजीनियर है वो यहाँ वापडा के पास ले रहा है 4-5 लाख रुपये है, वही अगर किसी और मुल्क में चला जाता है बाहर तो वहाँ उसको मिलेगा 50 लाख रुपये से ज़्यादा। तो वो भी कुर्बानी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ ऐसे हैं ब्यूरोक्रेट्स की बिजली बिल्कुल ठीक है और बाकी बड़े ऑफिसर्स जो हैं उनकी बिजली जो शहाना तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रोज़ाना एसी वाले कमरे में बैठे रहते हैं, जो दिन रात जिनके बच्चे भी एसी चलाते हैं, उनकी बिजली जो है वो ख़त्म करनी बहुत ज़रूरी है। जो आम एम्प्लॉइज़ हैं वापडा के, डिस्कोज़ के, उनका 100 यूनिट होता है या 50 यूनिट होते हैं, वो अगर 100 यूनिट किसी के फ्री होते हैं उसके बाद उनको पैसे देने पड़ते हैं बाकी यूनिट्स के। आज जिस मुलाजिम की बात कर रहे हैं कि जिस मुलाजिम को यहाँ 4-5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है और उसकी मरात में बिजली है, जब वो बैरून मुल्क जाके 50 लाख रुपए की लत से अगर नौकरी करता है तो उसमें से 50% हिस्सा उसका टैक्सेशन का है, ठीक है ना, तो बाकी के पैसों में उसने बिल भी देना है, उसने अपने बाकी मामलात भी देखना है। तो ये एक ज़बरदस्ती की हमने एक लॉजिक बनाई हुई है, माजरत के साथ सिविल सर्वेंट्स अगर इसका बुरा मानते हैं तो माने, लेकिन ये हमारे यहाँ ज़बरदस्ती मरात बटोरने का एक सादा और आसान तरीका है कि सरकारी नौकरी है, हमारे ऊपर आसान है कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपने अपनी चाह से नौकरी की और उसके बाद आप मरात ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये जो एक तरीका कार आप कह लीजिए राइज हो चुका है कि जिसमें जनाब आप नौकरी भी कर रहे हैं, मेरी ज़ात पे एहसान है, आपकी ज़ात पे एहसान है, आप आ जाएँ, नौकरी कर रहे हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपको कुछ कह नहीं सकते, आपके दफ्तर में घुस के आपसे सवाल नहीं कर सकते, आप पर गुस्से का इजहार नहीं कर सकते, इस पर पर्चे हो जाते हैं, बल्कि दहशतगर्दी के पर्चे करवाने की बात करते हैं। बिजली भी मुफ्त चाहिए, गोद ले लेते हैं, आपको बचता गया पीछे। उबैद, ये वही ऊसा है जो नहीं गोद ले लेते हैं, ऑलमोस्ट गोद लिया हुआ है ना, बस डिक्लेयर नहीं किया हुआ, पेपर फाइल कर देते हैं आपके, हम अडॉप्शन की और क्या। जब बिजली के बिल आ रहे हैं तो इसी तरह का गुस्सा और रद्द-ए-अमल अवाम का भी है जो एहतजाज की सूरत में सामने आ रहा है, और इसी तरह का एहतजाज न्यूज रूम के तवज्जुह से हम लॉजिक चेक करें कि आप बिजली नहीं देते, आप पैसे दे दें। ओ भाई पैसे कहाँ हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब अगर पैसे ही लेने हैं तो आप बिजली ले लें। खैर आगे बढ़ते हैं उबैद, डॉलर की बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को आज शदीद मंदी का सामना करना पड़ा। 100 इंडेक्स 1242 पॉइंट्स की कमी से 45,002 पॉइंट्स पर बंद हुई है, और मार्केट में एक मौके पे 1774 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई है। दिन भर मजमूई तौर पर 324 कंपनीज के शेयर में कारोबार हुआ, 48 कंपनीज के शेयर की कीमतों में इजाफा, जबकि 256 के शेयर्स में कमी हुई है। आज मार्केट की अगर बात करें तो बुलंद तरीन सतह जो थी वो 46,358, जबकि कम तरीन सतह 44,459 रही है। तो ये आपकी इकॉनमी का इस वक्त हाल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आज क्रैश करके उसने बड़ा डिप लिया, 1242 पॉइंट्स तकरीबन आप कह लीजिए उसने डिप लिया। उसके बाद जो आपकी डॉलर की सिचुएशन है, डॉलर आपके सामने किस तरह से डॉलर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ऊपर से ऊपर जाया जा रहा है, रुपया जो है आपका वो गैर मुस्तहकम हो रहा है। और सूरत हाल ये है कि इसमें भी जो कट डाउन करना है आपने वो आप कट डाउन कर नहीं सकते, और अगर कट डाउन करने की बात करते हैं तो वो कहते हैं अच्छा आप कट डाउन कर लें, हमें पैसे दे दें। मतलब अजीब व गरीब सूरत हाल है, इकॉनमी आपकी तबाह हो रही है लेकिन आपके पास कोई मेजर्स नहीं है। अमरीकी करेंसी आउट ऑफ कंट्रोल है और डॉलर जो है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, बल्कि रोजाना अब जो इसमें इजाफा होगा वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह ही होगी। इंटरबैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डॉलर 1 रुपये 9 पैसे बढ़कर आज 305 रुपये 54 पैसे का हुआ, बल्कि ओपन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर डॉलर 4 रुपये महंगा होकर 323 रुपये में फरोख्त हो रहा है। और ओपन मार्केट और इंटरबैंक का जो ये बढ़ता हुआ फर्क है, इसकी वजह से इंटरबैंक पर दबाव आएगा, और इंटरबैंक में जो इस वक्त 305 रुपये पे डॉलर है, इसने कम से कम 2.5% का बैलेंस रखना है। यानी अगर 325 वहाँ है तो ये उससे 2.5% ही कम हो सकता है, इतना ज़्यादा कम नहीं हो सकता। तो इंटरबैंक की आप रोज़ाना की बुनियाद पर जो उड़ान है उसकी एक बुनियादी वजह कि ये है कि ये भी IMF ने जो है वो शर्त रखी थी, क्योंकि हमारी एक आदत है ना कि हम IMF के साथ डील करने के साथ साथ जो डॉलर था उसे मैनेज करते थे। बिल्कुल। और इसके लिए इसहाक डार साहब तो माशाल्लाह यद तुला रखते हैं ना इस मामले में। इसहाक डार साहब ने बड़े बड़े दावे वादे किए थे, मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, खैर कुछ भी नहीं किया। रुपए की बेकदरी का नया रिकॉर्ड बन चुका है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली बार 305 रुपए से भी तजावुज कर गया है। ऐसे लग रहा है जैसे निगरान हुकूमत ने डॉलर को आज़ाद छोड़ दिया है। महंगाई की सूरत हाल पहले ही इंतहाई गंभीर हो चुकी है, और जिस रफ्तार से ये डॉलर बढ़ रहा है ऐसा लगता है कि डॉलर 400 रुपए का सफ़र भी
जल्द मुकम्मल कर लेगा। इससे पहले जब डॉलर 200 रुपये कुछ पैसे का था तो हमें ऐसा लग रहा था कि 300 की सतह अबूर करेगा, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद 400 की सतह भी अबूर करे। इंटरबैंक में डॉलर 16 रुपये जबकि ओपन मार्केट में 20 रुपये से भी ज़ायद महंगा हुआ है, और ये सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंटरबैंक में 305 रुपये 54 पैसे और ओपन मार्केट में 323 रुपये जो है वो डॉलर पहुंच चुका है। इसी पे बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है नजीब नाइच। नजीब, आज की सूरत हाल ये है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, और अगर हम डॉलर की प्राइस की बात करें तो अब ये रूमर्स आ रही हैं कि शायद 400 का हिस्सा भी अबूर कर जाए। जी बिल्कुल, डॉलर जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है कि डॉलर कहाँ तक जाएगा। इसमें दो तीन राय हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि डॉलर अब मार्केट रेट जो है मार्केट ही इसको तय करेगी कि वो कहाँ रुकेगा, क्योंकि किसी किस्म का अगर हुकूमत का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो कुछ लोग इसको बेहतर करार दे रहे हैं, क्योंकि बाकी जिस तरह खाने पीने की अशिया हम सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं, इसी तरह उसका जो रेट मार्केट तय करती है, डॉलर का रेट भी मार्केट तय करेगी, तो वो एक बेहतर है। हुकूमत का कंट्रोल उस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा जो सबब नज़र आ रहा है कि इस कदर अगर डॉलर बढ़ गया तो उसका असर जो पड़ेगा, क्योंकि तमाम ही अशिया हम इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने से लेकर ज़रूरी अशिया जो इस्तेमाल की होती हैं वो यहाँ हम इंपोर्ट करते हैं, दालें तक की पाकिस्तान जो है इंपोर्ट करता है। तो जब वो महंगी होगी तो आम आदमी ये किस तरह तमाम चीज़ें मैनेज कर पाएगा, उसका तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक हल्का ये कह रहा है कि अगर मार्केट डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करेगी तो इसमें बेहतरी होगी, तो क्या प्रोसीजर होता है अगर मार्केट कंट्रोल करती है डॉलर को? तो जी इससे ये तलब और रसद का जो मामला होगा तो उसी तरह डॉलर का रेट तय किया जाएगा। डॉलर की मांग ज़्यादा होगी तो डॉलर जो है महंगा होगा, डॉलर की मांग कम होगी तो डॉलर नीचे आएगा। तो मार्केट जो है इसको जिस तरह बाकी अशिया होती हैं तलब बढ़ जाती है, रसद कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड एंड सप्लाई का ये मामला होगा। नजीब नाइच, बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे। लेकिन फिलहाल तो सूरत हाल गंभीर नजर आ रही है क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। 305 रुपये 54 पैसे इंटरबैंक में, जबकि ओपन मार्केट में 323 रुपये डॉलर की प्राइस इस वक्त हो चुकी है। डॉलर जो जब से निगरान हुकूमत आई है ना, मैं भी जरा चीजें कैलकुलेट कर रहा था, 17 रुपये इंटरबैंक में डॉलर बढ़ा है और ओपन मार्केट में 30 रुपये। अगर अभी यहीं पर 326 पे ओपन मार्केट में डॉलर रुकता है तब भी जो इंटरबैंक का 2.5% का फर्क है वो 317 पे जाके आएगा। तो अभी बड़ा एक लंबा सफर है। अगर यहाँ 326 पे भी आप ओपन मार्केट के डॉलर को रोकें, जो कि रुकता नहीं है, रोजाना 5-6 रुपए की फ्लक्चुएशन आती है। अभी भी डॉलर की जो उड़ान है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और इसके फिर वो जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो पेट्रोल महंगा जो कि आज रात तक हो जाएगा, और फिर बिजली उसके बाद महंगी। तो महंगाई और बिजली बिलों के सताए आवाम जो है उस पर मजीद बोझ डालने की तैयारी है। पेट्रोल बम गिराने के लिए ओगरा की जो वर्किंग है वो मुकम्मल है। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है उससे मुतालिक खबर आ रही है कि पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 9 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है, और जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में 14 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत ख़जाना देगी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे और उसके बाद करेंगी, बल्कि उसके बाद जो है वो ऐलान किया जाएगा। इससे पहले सेक्रेटरी ख़जाना ने 17 रुपये का इजाफा किया था और उससे पहले 20 रुपये का इजाफा हुआ। तो अभी कुछ ही दिनों में आप देख लें कि 20, 17, ये 37 रुपये और ये 9 रुपये डाल के तो 40, 45, 50 रुपये का जब कमी की जाती है तो कुछ पैसों में कमी की जाती है, और जब इजाफा कमी वाले दिन तो भूल गए जवेरिया, पता नहीं कब की बात थी कमी होती थी, अब तो गए वो दिन। वैसे ऐसा ही है। अगर हम उबैद गुज़िश्ता 5 सालों की बात करें तो पेट्रोल 65% जबकि डीजल 59% महंगा हुआ है। 2018 में पीटीआई हुकूमत ने जब इक्तदार संभाला तो पेट्रोल 95 रुपये 24 पैसे फी लीटर, डीजल 112 रुपये 94 पैसे फी लीटर था। पीटीआई हुकूमत के इख्तिताम पर 2022 में पेट्रोल 149 रुपये 86 पैसे फी लीटर, डीजल 114 रुपये 15 पैसे फी लीटर था। पीटीआई दौर में पेट्रोल 36%, डीजल 22% महंगा हुआ। पीडीएम हुकूमत के 16 माह में पेट्रोल 45%, डीजल 47% महंगा हुआ। पेट्रोल 272 रुपये 95 पैसे फी लीटर, डीजल 273 रुपये 40 पैसे फी लीटर में फरोख्त हुआ। निगरान हुकूमत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ी। पेट्रोल 17 रुपये
50 पैसे फी लीटर महंगा हुआ और नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे मुकर्रर हुई। डीजल 20 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। डीजल की नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे मुकर्रर की गई। निगरान हुकूमत के आने के बाद ये सूरत हाल है। अब तमाम तर जो नज़रें हैं वो निगरान हुकूमत पे हैं। गो के निगरान हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, ये सारा कसूर जो है वो पिछली हुकूमतों का है, किसी एक पे भी नहीं उबैद हम कह सकते। इसमें ना इसका मुख्तसर आप ये कह लीजिए कि तमाम लोगों ने अपना अपना हिस्सा डाला और इसमें इसका सादा सा तरीक़ाकार ये है कि जब नई नई हुकूमत आती है तो आके वो IMF का प्लान लेती है और शुरू के 3-3.5 साल वो इंतहाई सख्ती रखती है और जाते जाते फिर वो उस IMF प्लान के बाद जो लुत्फ लेती है और लुत्फ देती है, हाँ। वो जाते जाते जी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जारी थी, मुझे याद है वो टैक्स पे जो छूट मिली, मेरी तनख्वाह कहाँ से कहाँ पहुंच, मुझे अच्छा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। एक उसको जहन बन गया कि शायद वोट देने के लिए यही सही उम्मीदवार है। फिर अगला आया, उसने 3 साल राइट किया, उसके बाद जाने वालों ने, खैर इसमें तो हुआ यही कि आखिर के 16 महीने फिर कोई, लेकिन IMF के साथ जो खिलवाड़ होता है उसकी वजह से बुनियादी तौर पर होता यह है कि तंगी, मजीद तंगी और सख्त तरीन इकदाम हमें उठाने पड़ते हैं। लेकिन ये हिचकोले खाती मईशत जो है इसकी सारी उम्मीदें अब निगरान हुकूमत के गले डाल दी गई हैं और निगरान हुकूमत जो है वो जाहिर है इस सिलसिले में सोच विचार कर रही है कि अब हमने क्या करना है। तो इजलास में निजी शोबे के जो मारूफ सनतकार हैं वो भी शरीक हुए, उन्होंने भी गौर ख्वास किया, अपनी तजावीज़ दी। निगरान वज़ीर आज़म को मुआशी टीम ने दरपेश चैलेंजेस से आगाह कर दिया। ताजिर तंजीमों की मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, अगर ये यकीन दहानी करवाई दी गई है तो उनसे बोलें शाम मगरिब के बाद दुकानें ही बंद कर दें। लेकिन वो नहीं मानेंगे। वो बिल्कुल वो ये रिवायती जुमले कैसे आते हैं, यकीन दहानी और आप बेफिक्र रहें हम आपके साथ हैं, मुकम्मल ताउन और ये और वो जुमले हैं जो हमेशा से हम सुनते आए हैं और सिर्फ ये सुनने की हद तक होते हैं। ये वादे दावे इनकी कोई भी हकीकत कोई नहीं होती, हकीकत से बहुत दूर ये नज़र आते हैं। न्यूज़ रूम में आगे अब आपको हम दिखाते हैं कि अवाम के साथ साथ ताजिर भी सड़कों पे निकल आए हैं और ये हम बताएंगे अपने कुछ देर बाद इस तमाम तरह एहतजाज की, मुल्क गिर एहतजाज की तफसील आपके साथ बताएंगे। कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद में ताजिर क्या कहते हैं, किस तरह से एहतजाज कर रहे हैं। जबकि गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस और गफलत बरतने पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची के 7 अफसरान मुअत्तल हुए हैं। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यासीन शर का कहना है कि SBCA के 2 डायरेक्टर्स, 2 एडिशनल डायरेक्टर्स और 3 मुलाजमीन को गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया है। जी हाँ, गफलत बरती इन मुलाजमीन ने और इन्हें मुअत्तल किया गया है और गफलत बरतने पर 7 अफसरान हैं जिन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। 2 डायरेक्टर, 2 एडिशनल डायरेक्टर भी इसमें शामिल हैं। ये तो बात हो गई एक जनरल बात, लेकिन जो मसला है उबैद वो वहीं का वहीं है। हम महंगाई की बात कर रहे थे, महंगाई में हमने पेट्रोल की बात की, हमने डॉलर की बात की। जनाब अब एक और बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और वो है चीनी का बहरान। कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फ़ी किलो चीनी की कीमत है वो 175 रुपये से भी तजावुज़ कर गई है। मार्केट में दुकानों पर चीनी का बहरान भी सर उठाने लगा है और चंद महीनों में चीनी 135 से 175 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई है। देखते ही देखते चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। हर रोज़ हम आपको बताते हैं आज चीनी 160 रुपये है, 165 है, 170 और अब 175 रुपये फ़ी किलो में चीनी फ़रोख्त हो रही है। क्या वजह है और इस बहरान पर काबू किस तरह से पाया जाना चाहिए? जब हमारी बात होती है तो ये कहा जाता है उबैद रास्ते सारे मौजूद हैं, स्ट्रेटजीज भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और जब तक इम्प्लीमेंटेशन से पहले बहरान जो है बहरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, इम्प्लीमेंटेशन से सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है नियत। तो जब तक नियत नहीं है तो फिर वो मामलात नहीं होते, क्योंकि होता ही है कि एक चीज़ इनिशिएट की गई, दूसरी चीज़ पर कोर्ट से जाकर ऑर्डर ले लिया गया, जैसे कि कल वो कैन कमिश्नर खुद भी बता रहे थे। चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत ने भी एक अहम कदम उठाया, तफसील सामने आ रही है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का कैन कमिश्नर पंजाब को खत, शुगर मिल से 7,855 मीट्रिक टन चीनी लेने के लिए कैन कमिश्नर से इजाज़त मांग ली गई है। शुगर मिल से हासिल करदा चीनी मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलेगी। कैन कमिश्नर पंजाब का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ख़त पर चीनी की तकसीम की इजाज़त देने का फैसला। पंजाब में 13.5 लाख टन चीनी का स्टॉक मौजूद है जो कि यूटिलिटी स्टोर्स को फराहम किया जाएगा उनकी ज़रूरत के मुताबिक, ताकि जो सब्सिडाइज्ड चीनी है यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए वो लोगों को दी जा सके। और ऐसे में वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मिठास के लिए चीनी ख़रीदने के लिए जाते हैं और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर 5-10 रुपये का इजाफा देखते हैं, वो किस कड़वाहट का इजहार कर रहे हैं, ज़रा आप सुने। गरीब आदमी ले ही नहीं सकता है, इतना महंगाई हो गया। अब ये पत्ती है 1000 रुपये की लेते थे तो अभी 1800 की है, 800 ऐसे 1-2 महीने में बढ़ गई है। क्या कर सकेंगे? अब चीनी वो 175, 70, 180 भी देते हैं। ऐसा ही सब सारे सौदे का ऐसा ही हिसाब है।
गरीब आदमी क्या करेगा? किस काम की ऐसी हुकूमत, ये बताए ना। ये हुकूमत का काम है कि यार गरीबों के साथ तावन करना। यार जो 20,000 15,000 रुपया कमाने वाला वो कैसे अपने घर का, फिर किराए के मकान होते वो कैसे पूरा करेंगे? चीनी को देखो, सब्जी को देखो, हर चीज़ बहुत मुश्किल हो गया इधर। रोज़मर्रा वाला कमाने वाला आदमी तो बिल्कुल सर दुनिया से गया। आप पेट्रोल के रेट देखें 300 रुपये पे पहुंच गया, चीनी 200 पे पहुंच गई, आटा जो गरीब आदमी के लिए पेट पालना बहुत मुश्किल है 180 रुपये 180 रुपये 1 किलो की बहुत ज़्यादा कीमत है। आप सब्जियों के रेट देख लें, हर चीज़ देख लें, महंगाई इतनी हो गई है, लोग छीना छपटी पे शुरू हो गए। अवाम की गुफ्तगू सुन के निहायत ही अफसोस जो है वो हो रहा है और अफसोस का मकाम है उन लोगों के लिए जो कि इनकी मदद कर सकते हैं, मदावा कर सकते हैं इनके दुखों का, लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि एहसास नहीं है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ हम पे नहीं बीतती है ना, हमें पता नहीं चलता कि किस तरह से ये फ़ील होता है। और आवाम जो फ़ील कर रही है, उबैद, आटा महंगा, आटा जो है बुनियादी ज़रूरत है, चीनी महंगी, घी महंगा, पेट्रोल महंगा, यानी वो सही कह रहे हैं कि हमारे से जीने का हक छीना जा रहा है क्योंकि बुनियादी जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में इस कदर इजाफा हो गया है। और अगर बात की जाए कि इजाफा क्यों हो रहा है तो फिर जी IMF इसके दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो रूस यूक्रेन के जो मामलात हैं उससे दुनिया भर में जो माली मुश्किलात आई हैं वो आई हैं। तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो इस सिलसिले में फिर भी फाइट बैक कर लेते हैं, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जैसे हम हैं तो हमारे लिए मुश्किलात ज़्यादा हो जाती हैं। फिर हमारे मसाइल और ज़्यादा इस तरह से हैं कि हमारे पास ज़खायर नहीं है हमारे जो बुनियादी ज़रूरियात के लिए। पिछले दिनों आपको याद होगा कि LCs बंद कर दी गई थी स्टेट बैंक की तरफ से, और जो दालें थी, दीगर मामलात थे वो दस्तियाब नहीं थे, पोर्ट पर उन्हें रोक दिया गया। उसके अलावा जो आपके पास एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो उस तरह से फ्लरिश नहीं कर रही और IT एक्सपोर्ट की तरफ हमारी तवज्जो उस तरह से जा नहीं रही है। इंडिया की छोड़ी हुई इंडस्ट्री को हम अडॉप्ट करते हैं, वो अगर फिफ्थ लेयर पे जाके इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं तो हम जो है वो जनाब 4th लेयर पे जाके ऑपरेट करते हैं। एक मसाइल का अंबार है और ऐसे में सब सरापा एहतजाज हैं। ताजिर भी जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान जनाब अजमल वज़ीर साहब हम इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अजमल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर जो चीनी है वो लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। पेट्रोल जो है वो आज रात तक 300 रुपये का कर दिया जाएगा। बिजली के बिल आपके सामने हैं, ₹1.58 इजाफे की उसमें भी तजवीज़ है। क्या करना है, आपने क्या तय किया? दुकानें बंद कर देंगे, घर बैठ जाएंगे, जो आपके साथ लोग काम करने वाले उन्हें भी घर बिठा देंगे? किस तरह से ऑपरेट करना है सर बिजनेसेस को? देखिए, आज पूरे मुल्क में हड़ताल है इस वक्त। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से पूरा मुल्क इस वक्त बंद पड़ा है, लेकिन हुक्मरान टस से मसनी हो रहे हैं और इसी तरह से ख़ुद अखराजात किए जा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि जी हम तो निगरानी ही नहीं है, हम IMF से बात ही नहीं कर सकते। मतलब ये भी एक बड़ा मजाक है कि पिछली हुकूमत इनको इख्तियारात दे कर गई है कि आप जितना जुल्म हम कर रहे थे वो आप जारी रखें, वो आप रख सकते हैं। ओ भाई, आप जुल्म जारी रख सकते हैं तो जुल्म में कमी भी तो कर सकते हैं ना। 90 दिन के लिए आप आए हैं और नई शेरवानी और नए सूट आपने सिलवा लें, इलेक्शन होने कोई नहीं है, लेकिन आप कौम पे जुल्म करना शुरू कर दिया आपने। निगरान तो फिर ऐसा नहीं करते होते, निगरान तो ये चीज़ें नहीं बढ़ाते होते हैं, निगरान तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसको अगर हम जरा फैक्चुअली देख लें, ठीक है आजकल सारों का गुस्सा निगरानों पर ही है, लेकिन इसको अगर हम 2008 के रिसेशन के बाद से देख लें जो वर्ल्ड वाइड था, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इक़दाम, फिर ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून की 2013 से 18, फिर जनाब PTI की जो हुकूमत रही, IMF के साथ किए गए मुआहिदों और अपने ज़खायर को कम करते करते आमदन बढ़ाई नहीं गई और आपके मसाइल बढ़ते चले गए। तो ये निगरान तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं, मैं कहता हूँ आप बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा क्रेडिट दे ही दें। देखिए, क्रेडिट क्या दें, जो जब से मुझे तो 25 साल हो गए, 99 से मैं ताजर सियासत में हूँ। मैं उस वक़्त से देख रहा हूँ कि हमारे अखराजात ज़ोरों पर हैं। वो बड़े बड़े हाउसेज में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे पास जो इतना पेट्रोल पीती हैं कि आम 10 गाड़ियों में वो पेट्रोल डाल जाए जो एक गाड़ी में डलता है। तो ये असल में जुल्म यही किया जा रहा है ना कि हमने कर्जे लेके, अभी भी 24% पे आप 23% पे आप कर्जा लेके क्या मुल्क के लिए करेंगे? क्या ज़रूरत थी हमें मोटरवे बनाने की? क्या ज़रूरत थी हमें ये बड़े बड़े पुल बनाने की? यार हम मुश्किल से गुजर जाते हैं ना, लेकिन हम पर ये हालत ना होती हमारी। हम टूटी हुई सड़क पे चले जाते, हम साइकिलों पे चले देते, हम टांगे पे चले जाते। हमें इतनी बड़ी ट्रेनें और मेट्रो चलाने की क्या ज़रूरत थी? चाहे वो PTI ने चलाई है या इन्होंने चलाई है। जब हमारे पास पैसे नहीं है रोटी खाने के लिए तो क्या ज़रूरत थी? मुल्क मुश्किल में है, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सब ने ही ऐसा किया हुआ है। देखिए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आस्ते आस्ते चलते 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 हम इस जगह पे ये 16 माह में तो इतना जुल्म हुआ है कि इतना तारीख में नहीं था
लोग परेशान थे कि ये 16 माह में एकदम ये सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से इतनी मुश्किल में हम गए हैं कि सारे बुरानों ने जन्म ले लिया है। अब ये बिजली के बिल कहा यह जा रहा है कि भाई हम वज़ीर आज़म साहब ने, आपने सुना होगा कि मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुल्क छोड़ के जो जाना चाहता है बाहर वो जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वज़ीर आज़म साहब, वो लोग जो पहले भी जा रहे हैं वो इजाज़त लेके तो जा ही नहीं रहे। दूसरे लोग वो भी हैं जो लंदन में ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ तो पाकिस्तान के मामलात पे बात नहीं कर सकता। सबको शाबाश है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि भाई आपको ये ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई सियासतदान या कोई इस तरह इस सीट पे बैठा हुआ बंदा कम अज़ कम ये बात नहीं कर सकता है। लोग मुश्किल में तब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। वो अजमल साहब, मैं सारे खत्म हो जाएंगे। आपकी इजाज़त से सिकंदर खान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन। उनसे भी ज़रा पूछते हैं चीनी के क्या मामलात हैं। सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि वाफिर मकदार में चीनी हुई, कोई अंदाज़न 7.8 टन जो है मिलियन टन, हमारी ज़रूरत 6.8 मिलियन टन की थी। तो ये जो बाकी 1 मिलियन टन था इजाफी, उसको आपने एक्सपोर्ट करने की परमिशन ली, उसमें से 5 लाख टन की आपको इजाज़त मिली। बाकी चीनी कहाँ गई? स्मगल हो गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने दबाई हुई है, छोड़ नहीं रहे। मैं कहाँ से लाऊं सर चीनी, मुझे बता दें बस। कोई चीनी की शॉर्टेज नहीं है। टीवी के ऊपर किसी ने खबर चलाई कि 1 लाख टन चीनी बरामद की जाएगी और उसके साथ इन्होंने कह दिया कि 220 की लैंडेड कॉस्ट है। अगर आप उसके ऊपर लगाए 18-20% 260 रुपए की प्राइस बनती है। उसकी वजह से एकदम से 2-3 दिनों में प्राइसेस ऊपर गई है। ना बुरहान है ना था, मिस मैनेजमेंट हुई है। दूसरी बात है कि इन्होंने, हुकूमत ने इजाजत नहीं दी। हमारे पास 1.5 मिलियन टन चीनी थी एक्सपोर्ट के लिए, जो तकरीबन $1.2 बिलियन इस्तेमाल आ सकता था। इन्होंने सिर्फ 2.5 लाख की इजाजत दी। नहीं सर, आपको इजाजत तो दिसंबर 2022 में 5 लाख टन की मिली थी जी। आपको दिसंबर 2022 में 5 लाख टन की मिली थी और अप्रैल से लेके जुलाई तक आपने 2.5 लाख टन किया है एक्सपोर्ट। बस दैट्स इट। 2.5 लाख की इजाजत थी, 5 की नहीं थी। अच्छा, इनिशियली 5 की आई थी। ये हुआ कि इंटरनेशनल प्राइसेस, लैंडेड कॉस्ट अफगानिस्तान में 300 रुपए है। 1 मिलियन टन चीनी स्मगल हो गई और मैंने हुकूमत को हर 2-3 महीने में इनसे दरख्वास्त की थी। 1 मिलियन टन आपके मुताबिक स्मगल हो गई है? 1 मिलियन टन में। और ये अभी नई बात है, ये पिछले 4-5 महीने से हुकूमत को हम बता रहे थे कि आप चीनी की कीमत स्मगल हो जाएगी और ये स्मगल हो गई। लेकिन सिकंदर साहब, इसमें एक मसला और है ना। जब कल हमारी केन कमिश्नर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमने ट्रैकिंग सिस्टम बनाया, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से आपने उसका रिलीफ ले लिया, आपने कहा कि जी वो स्ट्राइक डाउन हो गया, वो ऐप के जरिए ट्रैक नहीं हो सकता। तो ये रिलीफ लेने वाले भी तो आप ही लोग हैं, आप ही की सनत के लोग हैं ना। वो आपसे गलत बयानी से काम ले रहे हैं। नहीं, मैं नहीं ले रहा सर, वो कैन कमिश्नर का बयान। मैं आपको कह रहा हूँ QR कोड हमने गवर्नमेंट को कहा था कि पर बैक लगाए। ये हमारी दरखास्त थी गवर्नमेंट को और वो केन कमिश्नर की नहीं थी। और मैंने हमेशा इसको सपोर्ट किया है कि चीनी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और उसके बगैर जो ट्रैकिंग के कुछ नहीं हो सकता है। ये और जो बाय द वे ये जो ट्रैकिंग है, ये आप वेस्टेड एलिमेंट्स को कैसे रोकेंगे ट्रैकिंग से? आपको हर चीज के अंदर गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होती। आप बाज़ दफा मार्केट डिमांड एंड सप्लाई भी चीजों को करता है और बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती है। हाँ, ये कोई मैंने कहा था शुगर मिलर, हमें कोई खुशी नहीं है कि रिटेल में 180 रुपए की मिल रही है। फिर इन लोगों ने हमसे चीनी 130 रुपए की उठाई है, 50-60 रुपए प्रॉफिट लिया जा रहा है। तो ये नाजायज है। और आपको मैं दोबारा कहूंगा कि हम चाहते हैं एक तरीके से सिस्टम से मुल्क का ये नाजायज मुनाफा कमा कौन रहा है सिकंदर साहब? आप सोचे जब 130 पे ले गए, आप खुद अंदाजा करें ना रिटेल पे कौन कमा रहा होगा। ये काम खुद अंदाजा कर ले। जब एक्सपेक्ट आप सोचे पिछले ये गवर्नमेंट जो चीनी एक्सपोर्ट हुई 2.5 लाख टन, वो 4 महीने पहले हुई, तो अभी 1 हफ्ते के अंदर क्या हो गया जो कीमत बढ़ गई। अच्छा, इसमें इस तासुर की किस हद तक दुरुस्तगी है? आप जरा मुझे करेक्ट कीजिएगा कि हमारे यहाँ जब सरप्लस था तो हमने चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी और फिर अपनी ही एक्सपोर्ट करदा चीनी, जो कि PTI की गवर्नमेंट में एक बहरान आया था, फिर हमने दोबारा उसको इम्पोर्ट किया। ये किस हद तक दुरुस्त है? लोग इस पर बड़ी, ये बिल्कुल गलत इल्जाम था PTI गवर्नमेंट पे। नहीं, अभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, ना उस वक्त हुआ था ना अब हुआ है। जी, हमेशा एक तकिया कलाम बन गया है। आप टीवी के ऊपर सुने कि जी इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी, उसकी वजह से कीमत बढ़ गई। जनाब, एक्सपोर्ट 4-5 महीने पहले हुई थी। ये कीमत अब क्यों बढ़ी है? क्योंकि आपने झूठा लोगों ने कहा कि मुल्क में
शॉर्टेज है चीनी की और आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी वजह से एक हफ्ते के अंदर ये कहराम आया है। ठीक है सिकंदर साहब, आपकी इजाजत है, मैं अजमल वजीर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। अजमल साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये रिटेल में कौन पैसे कमा रहा है, आप बताएंगे कुछ मुझे जरा सादा आसान अल्फाज में? यार मैं अब क्या करूं, देखिए रिटेल में बड़ा कंपटीशन होता है। रिटेल में रिटेलर का नुमाइंदा हूं पूरे पाकिस्तान में। कोई भी हर मार्केट में 10 दुकानें हैं ना, तो उनका अंदर कंपटीशन होता है, वो 1 रुपया भी महंगी चीज़ें नहीं बेचते। अब मुझे ये मेरे भाई बैठे हैं, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि पिछली हुकूमत में जो तरीके इंसाफ की हुकूमत थी, 60 रुपये से 100 रुपये चीनी हुई। मेरे अंदाजे के मुताबिक हुआ ये कि चीनी इधर से एक्सपोर्ट कर दी गई ज़रूरत से ज़्यादा, पीछे शार्ट हो गई, और जो हमारे अफसरान हैं जिन्होंने बाहर से इंपोर्ट करनी थी उसको देर लगा दी। उसके देर लगने की वजह से चीनी शार्ट करके 100 रुपये बेची गई। और फिर कहा गया, फिर एक और बात की गई, शोशा छोड़ा गया कि जो बाहर से चीनी आई है ये बारीक चीनी है, ये इतनी मीठी नहीं है। वो चीनी होती है यार, वो बारीक हो या मोटी हो। तो ये मैं थोड़ा सा इनसे समझ, तो नवाब असलम रईसानी साहब याद आ गया आपकी इस बात से। सिकंदर साहब वो कह रहे हैं, वो आपसे सवाल किया उन्होंने, देखिए नहीं आप देखिए मैंने सवाल किया है, आप थोड़ा सा वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। आप हर एक को एक ही भाव में ना रखे ना। ये जब पीटीआई गवर्नमेंट ने शुगर एक्सपोर्ट की थी, उसके बाद कोई 1 केजी शुगर इंपोर्ट नहीं हुई। ये बिल्कुल गलत है। वो पीटीआई गवर्नमेंट ने भी सही टाइम पे एक्सपोर्ट यार हुई थी ना, जिसको बारीक चीनी करके बेचा गया था, लेता कोई नहीं था, वो चीनी फिर बिकी नहीं थी। देखिए प्लीज, आपकी बात दुरुस्त है, बारीक चीनी वो यहाँ पे मेंटालिटी है। हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि जितना दाना बड़ा होता है वो चीनी अच्छी होती है। लेकिन जो मैं भाई साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, जो ग्रैन्युलेटेड बारीक चीनी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो घुल जाती है। लेकिन यहाँ इधर ना बारीक मिल रही है ना मोटी मिल रही है। मुझे ये बताएं रेट क्यों बढ़े हैं? इसलिए बढ़े, मैं आपको कितनी दफा रिपीट करूं? नहीं सर, मुझे मुजरिम का नाम ले दें, मुझे मुजरिम का नाम ले दें, लोग सुनना चाह रहे हैं। आप लोगों पे इल्जाम लगा देते हैं सीधा। लोग कहते हैं ये शुगर मिल्स एसोसिएशन की वजह से पैसे बढ़ रहे हैं। इल्जाम लगाना पड़ा। देखिए रिटेलर जो है उसका मुनाफा एक हद तक मुनाफा होता है रिटेलर का, एक मुनाफा होता है। देखिए चीनी रिटेलर 10 रुपए की भी बेचता था किसी वक्त में, 50 की भी बेचता था, 60 की भी बेचता था, उसका मुनाफा 1-2 रुपए होता है। ये पीछे से जब ऐसा चीज होती है रिटेलर बेचारे। एक सेकंड अजमल साहब, मैं सिकंदर साहब की बात को आपके साथ, सिकंदर साहब कह रहे हैं कि इस तरह है नहीं, उनकी तरफ से कोताही नहीं है। आप कह रहे हैं रिटेलर का मसला नहीं है, तो फिर मुझे कौन कह रहा है कि मैं 170 रुपए की चीनी खरीदूं? ये कहां से आ रहे हैं 170 रुपए? जिसने ये खबर उड़ाई है कि पाकिस्तान में चीनी की शॉर्टेज है और 1 लाख टन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उस शख्स से पूछो। सर कौन है ये माफिया कभी बेनकाब क्यों नहीं होता? आप मीडिया में है, आप लोग ज्यादा मुझे सर, आप यू आर इनटू दिस बिजनेस, आप ये माफिया क्यों रहता है हमेशा जो ये खबर उड़ाता है, डॉलर का रेट फ्लक्चुएट करता है, उसके बाद आप यहाँ से इंपोर्ट की आवाज चला देते हैं? ये कौन लोग हैं ये? देखिए ये भी याद रखे, आटा 160 रुपए का बिक रहा है इस वक्त, जो स्टेपल फूड है, और चीनी जिसका 80% सनती इस्तेमाल है। आप लोगों के घर में 2-3 केजी से ज्यादा चीनी नहीं आती है। लेकिन मैंने हुकूमत से हमेशा इत्तदा की है, ये जो इस वक्त चीनी 180 की जो रिटेल में बिक रही है उसमें 25 रुपए सेल टैक्स है गवर्नमेंट का। आप कंज्यूमर को बगैर सेल टैक्स की चीनी दे, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर उसको इनपुट आउटपुट में एडजस्ट करता है। इस सेक्टर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम ये करते हैं, हम उन मसाइल को हल करने की बजाय से हम हमेशा गुफ्त शदीद में बातें गुजारते हैं। और ये जब हमारे ताजर भाई कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर एक सिस्टम होना चाहिए, जब एक मुल्क सिस्टम से नहीं चलेगा तो क्या क्या ही चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। अजमल वजीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सिकंदर खान साहब, आपने भी वक्त दिया। तो ये सूरत हाल है, एसोसिएशन है वो जिम्मेदार नहीं है, रिटेलर्स की तरफ गया, रिटेलर्स ने कहा हम भी जिम्मेदार नहीं है। तो मेरे ख्याल में फिर आप और मैं जिम्मेदार हैं कि हम चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे उबैद, और मईशत की सूरत हाल पे अब तो ये भी कहना शुरू हो गई हैं जो जिन्होंने मनसब संभाला है निगरान वज़ीर ख़जाना, कि मैं डॉक्टर शमशाद साहिबा कह रही हैं कि मैंने क्यों ये मनसब संभाल लिया, मैं तो अभी सोच में नहीं। वो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में कहा, तो फिर वो बात जब बाहर आई तो उन्होंने फिर उसकी वजाहत भी कर दी। हाँ, लेकिन सोच वो यही रही होंगी, क्योंकि मईशत की जो बिगड़ती सूरत हाल है, यकीनन उनकी सोच में ये होगा कि कहाँ पे मैं फंस गई, क्योंकि मईशत जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रही। आगे बढ़ते हैं, साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बात करते हैं। निगरान हुकूमत से कहा है कि बिजली बिलों को एक साथ में वसूल किया जाए, सर्दियों में बिल कम हो जाएंगे। उम्मीद है मुश्किल घड़ी में निगरान हुकूमत
कौम को रिलीफ देगी। तो जनाब अब लाइन के उस पार खड़े हैं ये लोग और अब मुख्तलिफ तजावीज़ दी जा रही हैं निगरान हुकूमत को और कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत को हम कह रहे हैं कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए। हालांकि जब ये लोग हुकूमत में थे तो तमाम तर नज़र जब इन पे थी तब 2018 के इंतखाबात से पहले जब इनकी हुकूमत जा रही थी तो उन्होंने कहा था आज हमारी हुकूमत जा रही है, अब कल से अगर लोड शेडिंग हो ना तो आप जो है वो हम जिम्मेदार नहीं है। तो ये वही वाला हाल है, ये इनका वही वाला हाल है कि जब जा रहे होते हैं ना उसके बाद ये सारी चीज़ों से भरी जिम्मा है, बाकी करा धरा सारा इन्हीं लोगों का है। बिल्कुल ऐसा ही है, यही सूरत हाल है कि जब तक हम किसी भी चीज़ का, किसी भी मसले का खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो उस मसले का हल फिर नहीं निकल सकता। तो दिन भर की 20 अहम खबरें आप तक पहुंच चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के दिन अहम मुकदमे की समाअत हुई, वही मुकदमा कि जिसका फैसला अगर जाने वाला ना करके जा सके तो उसने कहा था उसे शर्मिंदगी होगी। और आज के रोज़ ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए और नैब तरमीम से मुतालिक ये केस है। तरमीम के बाद 50 करोड़ से कम प्ली बार्गेन करने वाला दरख्वास्त देकर साफ शफाफ हो जाएगा। तरमीम में कहीं नहीं लिखा कि नैब से वापस होने वाला मुकदमा कहाँ चलेगा। 50 करोड़ से कम वाला पैसे वापस लेकर नैब के इख्तियार से ही निकल गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह संजीदा मामला है कि 49 करोड़ करप्शन करने वाला नैब से बचकर आज़ाद हो जाएगा। मखसूस अफराद के लिए कानून साजी साबित करने का पैमाना काफ़ी सख्त है, चीफ जस्टिस ने ऐसा भी कहा है। तो पीडीएम हुकूमत ने जो नैब तरामीम की थी उसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया और कहा कि जनाब ये ज़ाती फ़ायदे के लिए और ये साबित होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं साबित होता है या नहीं। खैर एक और समाअत की बात करते हैं। 15-16 सितंबर से पहले हो जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने पंजाब इलेक्शन रिव्यू केस में रिमार्क्स दिए हैं कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होंगे, शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तारीख तब्दील करने की इलेक्शन कमीशन की दलील से इत्तफाक नहीं करते। अदालत के 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले में सुकम है। इलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक वाज़े है। तो ये कहा गया है कि तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। आज की समाअत का अहवाल जान लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, बताइएगा इस हवाले से और क्या रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद? शबिया, अब तक आवाज़ आ रही है? शबिया से हम की कोशिश करते हैं, इस समाअत का अहवाल उनसे जानेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से जो अहम रिमार्क्स दिए गए हैं हम उस पर भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। आइन कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी ये कहा गया है। तो अब ये वो मामला है जो कि पंजाब ये तो वो पंजाब के इलेक्शन वाला केस है ना। अब उसमें एक सवाल ये है कि 14 तारीख तो गुजर गई मई की, अब अगस्त सितंबर, तो अब वो 14 मई 2023 को वापस कैसे लाना है? पॉइंट यही सवाल है। अब तो इसमें जो हो गया उससे आगे बढ़ना है किसी तरीके से, गो के वो मावराए आइन ही है। लेकिन उसकी कई तौजीहात हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ वो टाइम ट्रेवलिंग मशीन कहाँ से आएगी इशारा दस्तूर पे कि जिसके जरिए हम 14 मई 2023 तक पहुँच जाएंगे। चलें समाअत का अहवाल शबिया नकवी से जान लेते हैं। शबिया, अब तक आवाज़ आ रही है तो बताइएगा क्या कहा है चीफ जस्टिस ने आज? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है वो इसकी समाअत की है और उसमें ये कहा गया है जस्टिस मुनीब अख्तर ने कि आइन किसी की जागीर नहीं है, कोई भी आइन से जो इनहराफ या तजावज़ नहीं कर सकता। आइन जो है पाकिस्तान की अवाम की मलकियत है और आइन पर अमल दरामद में मुश्किल हो तो अदालत जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद इसमें जो कहा है वकील इलेक्शन कमीशन जो सजील सवाती, उन्होंने शुरू में हमने ये देखा कि उन्होंने दलाइल के लिए जो है टाइम भी मांगा, लेकिन जब उनको टाइम नहीं दिया गया तो उन्होंने उस पर ये कहा 1 घंटा तक जो उन्होंने अपने दलाइल दिए, लेकिन बज़ाहिर हमने ये देखा कि वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके अपने दलाइल से, जिस पर जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात
होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तारीख तब्दील करने का इख्तियार है। अदालत इलेक्शन कमीशन की दलील से इत्तफाक नहीं करती। इसके साथ जस्टिस एजाजुल हसन की ने रिमार्क दिए कि आइन इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। वकील इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि इंतखाबात 90 रोज में कराने की हद पर कुछ वजूहात में छूट दी गई है, ताहम जो अदालत ने जो है उनकी दरख्वास्त जो है वो खारिज ठीक है। 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अब तो 90 रोज गुजर गए और इससे दिन गुजर चुके हैं। देखना यह है कि अब मजीद क्या इस केस का फैसला आता है। बहुत शुक्रिया शबिया नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब और केपी के बाद अब विफाक की भी यही सूरत हाल है। यहाँ पे भी बात हो रही है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, गोके अभी टाइम फ्रेम है 90 दिन का। आज के दिन जो पंजाब के इलेक्शन से मुतालिक बात हुई और उसमें 90 दिन का बार बार जोर दिया गया और इलेक्शन कमीशन के इख्तियार से मुतालिक भी बात की गई है। वो जो कल मैं कह रहा था ना, वो जो पड़ोसी इधर पूछेंगे, आज इधर वाले पड़ोसी ने कहा कि ये हो सकता है, जरा मेरी तरफ कोई कागज एक दो भेजो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। तो हो जाएगा ऐसा आने वाले दिनों में, ये मेरी कैलकुलेशन है। साइफर केस की भी जरा कुछ बात कर लेते हैं। अटक जेल में समात के खिलाफ दरख्वास्त पर समात मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समात मुलतवी की है। दौरान समात वकील चेयरमैन PTI ने दलाइल दिए कि हमारी दरख्वास्त पर 2 एतराज़ात आयद किए गए हैं और चीफ जस्टिस ने इस दौरान ये रिमार्क्स दिए कि जो सारा मामला है इसको हम सुनेंगे, एतराज़ात दूर कर देते हैं, आप मेरिट पर दलाइल दे दें। अदालत ने इस्तिफसार किया क्या अदालत का वेन्यू तब्दील किया गया है, तो वकील शेर अफजल मरवत ने इस सिलसिले में जवाब दिया कि अदालत यकीनी तौर पर इस वक्त अटक में लगाई जा रही है और इसीलिए हम अदालत की तरफ आए हैं, इसे हमने चैलेंज किया है। बिल्कुल ऐसी है। आगे बढ़ते हैं, परवेज़ इलाही की बात करते हैं। नैब ने परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट में पेश ना करने का जो फैसला था उस पर सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। मामला 2 रुकनी बेंच के सामने लगाने की इस्तदा की गई है। अदालत ने परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म दे रखा है और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि परवेज़ इलाही को किस अथॉरिटी की इजाज़त से गिरफ्तार किया गया। दौरान समाअत परवेज़ इलाही के वकील और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है। तो नैब का परवेज़ इलाही को पेश ना करने का फैसला सामने आया है। इस दौरान कुछ तल्ख कलामी भी हुई है और खैर ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि परवेज़ इलाही जेल जाएंगे, फिर जेल से रिहा होने के बाद 3 MPO के तहत जो है नजरबंद रहेंगे और फिर इतनी देर जो है वो जेल में रहेंगे, एक दफ़ा रिहा होंगे, फिर जो है उन्हें गिरफ्तार काफी अरसा इनकी जो है ना वो देखभाल होती रही, लेकिन फिर वक्त आया कि इनकी भी जो है वो इनके बकौल नैपी लेकिन क्या ये वफादारी का सबूत है? वो कुछ ना कुछ तो सबूत हो ही रहा है, कहीं पे कुछ साबित हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी की बात कर लेते हैं। उनके बेटे आज बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे, ज़ैन कुरैशी साहब, जिन्हें पिछले दिनों उनके चचा ने जो है वो मज़ार पर अच्छी खासी बातें भी सुनाई थी। आज उन्होंने सोचा कि वो दुबई का रुख करें, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर जो है उन्हें रोक लिया गया और बताया जा रहा है कि 6 घंटे तक उन्हें बिठाकर उनसे पूछगछ की गई, क्योंकि उनका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट पर था और वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। अलबत्ता अंदरून मुल्क वो घूम फिर सकते हैं, मुल्तान जा सकते हैं, लाहौर आ सकते हैं, पेशावर जा सकते हैं, लेकिन दुबई नहीं जा सकते। और जो स्टॉप लिस्ट है उस पर उनका नाम है और इसी बुनियाद पर उन्हें आज लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, क्योंकि 9 मई के वाक़यात में इनका भी कहीं ना कहीं किरदार जो है वो बताया जा रहा है, उस लिस्ट में ये शामिल हैं। तो ये कि आज ज़ैन कुरैशी साहब चचा से पूछताछ की गई, चचा की डांट खाने के बाद आज लाहौर में एयरपोर्ट वो वाकया जो कि नाखुशगवार था, एक ये वाकया के दुबई जाने से रोक दिया गया, लेकिन जो भी है खबरों में काफ़ी इन हो गए हैं वो। आगे बढ़ते हैं, निगरान हुकूमत की बात करते हैं, जिन्होंने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर नज़रसानी का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना की एक ज़ेली कमेटी तमाम केसेस का सर-ए-नौ जायज़ा लेगी। कमेटी में दाखिला, कानून इंसाफ, तिजारत और सनत व पैदावार के वज़रा शामिल हैं। मुख्तलिफ केसेस में ECL में शामिल अफराद का रिकॉर्ड और केसेस की नौयत भी चेक की जाएगी। निगरान हुकूमत ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर नज़रसानी का फैसला किया है और सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी कि कुछ नाम भी सामने आए हैं जिनका नाम अब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल भी रहे हैं। तो काबीना का इसमें इस्तेहकाक है और काबीना जो है मुशावरत से करती है, नाम डालने के लिए भी और निकालने के लिए भी काबीना को जो है वो रुजू करना होता है। तो निगरान सेटअप लेट्स सी के नामों को जो है वो इस लिस्ट में से एग्जिट करता है। अब जरा सिंध का रुख करते हैं, जहाँ पर रिहायशी और तजारती इमारतें जो हैं उनके नक्शों की पाबंदी ख़त्म करने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। निगरान वज़ीर बल्दियात सिंध मुबीन जमानी ने 24 अगस्त को हर तरह के नक्शों और लेआउट की मंजूरी पर पाबंदी आयद की थी। वज़ीर बल्दियात के हुक्म पर 7 रोज़ बाद पाबंदी ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हाँ, गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी बल्दियात ने पाबंदी ख़त्म करने की दरख्वास्त भी की है और अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। निगरान वज़ीर बल्दियात सिंध ने ये पाबंदी आयद की थी और उनके हुक्म पर 7 रोज़ बाद ही पाबंदी ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
तो ये नोटिफिकेशन अब बाकायदा तौर पे जारी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं शीरी मज़ारी की। ECL से नाम निकलवाने के दरख्वास्त में नई पेशरफ्त अब सामने आ चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया है और अदालत के बार बार के हुक्म के बावजूद जवाब जमा न कराने पर जुर्माना आयद हुआ है। अदालत ने हुक्म दिया है कि आइंदा समात से कबल IG 25,000 रुपये पिटिशन शीरी मज़ारी को दें। तो शीरी मज़ारी की ECL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त, जिसमें अब ये पेशरफ्त सामने आ चुकी है। एहसन इकबाल की बात करते हैं। एहसन इकबाल की बात से पहले मैं क्यों ना आपको IG पंजाब से मिलवाऊं, ठीक है, जिन्होंने जो है वो एक जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए एहसन इकदाम उठाया है और एनिमल रेस्क्यू सेंटर उन्होंने कायम कर दिया है। तो पंजाब में शहरी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हैं ही खैरियत से, तो अब जानवर भी जो हैं वो बखैर आफियत रहेंगे। शराज निसार बता रहे हैं मज़ीद। जी बिल्कुल, क्या में पाकिस्तान से पहले का एनिमल एक्ट मौजूद होने के बावजूद उस पर अमल दरामद ना हो रहा था और एक कुत्ता मरने के बाद NGO बनाई गई जो आज इस हद तक कामयाब हो चुकी है कि IG पंजाब खुद चलकर यहाँ पर आए और उन्होंने ये ऐलान भी किया कि अब अगर कोई किसी भी जानवर के साथ ज्यादती करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सबसे पहले हम मैडम शहरबानो जो ASP गुलबर्ग हैं उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। पुलिस ने एक्टिवली जंप इन किया है इस डोमेन के अंदर कि वो एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। यूथनेशिया को बैन करवाने में और उसके बाद फिर उनको अडॉप्ट करने का जो सिलसिला जारी करना था हमने, उसके लिए हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑन बोर्ड चाहिए थी जो कि हमें उनकी हेल्प कर सके अडॉप्शन। ये एक ऐसा मैसेज है जो पूरी दुनिया के लिए है कि अगर हम किसी जानवर को भी प्यार से ट्रीट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। जी, लाहौर में आज ही 4 ख़वातीन के साथ ज्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। अल्लाह करे कि हमारी तवज्जो इस तरफ भी हो। वेलकम बैक टू अनदर आवर ऑफ द न्यूज़ रूम। इस आर में भी हम उन्हीं मसाइल की बात करेंगे जिसका इससे पहले हमने जिक्र किया और जो पिछले 75 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है उबैद, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मसाइल में मज़ीद इजाफा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो चांद तक पहुँच गए हैं, कोई तरक्की कर रहा है, कोई कहाँ पहुँच रहा है, लेकिन हम जो है वो पहले से भी पीछे आ रहे हैं और हमारा जो चार्ट है मैशत के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत नीचे आ गया है। बेहतर जगह पे अफगानिस्तान है, हमसे बेहतर जगह पे बांग्लादेश है और हमारे जो मुआशी मसाइल हैं वो खैर सबसे ऊपर हैं। और सूरत हाल ये है कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ था, टैक्स लग के बिल आए तो लोग 7 दिन से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आज भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ है और ताजिर भी एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज क्योंकि 31 तारीख है तो जो पेट्रोल है उसकी कीमत में भी इजाफा हो जाएगा, तो आज रात से वो पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। तो अगर आपका टैंक खाली है तो उसको जाके भरवा लें इसी रेट पे, वरना 9-10 रुपए की आपको वो भी फटीक पड़ने वाली है। उसके अलावा जनाब बिजली की कीमतों में 1 रुपये 58 पैसे के इजाफे की जो है वो मंजूरी मुंतजर है। ये सारे मामलात हैं और चीनी का बहरान है, उसकी भी बात करेंगे। डॉलर स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गई है। इंटरबैंक में 305 और ओपन मार्केट में 323 रुपए का हो गया और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 400 का हिस्सा अबूर करेगा। सो बैड, लेकिन ऐसा लगता है कि हो जाएगा। अभी नहीं करें, अभी 350 तक का रखें। हाँ, चले 400 जब आप कहते हैं ना तो आप इनकरेज कर रही हैं उसे 400 पे जाने के लिए। ऐसे ही है क्योंकि जब 200 पे था तो हमें ये कहा जा रहा था कि 300 का हिस्सा अबूर करेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और बिजली के इजाफी बिलों की सूरत में नजर आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है मेरा फेवरेट है जो स्क्रीन पे, सितंबर का महीना और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये कहानी हम आपको सुनाएंगे और हमारे साथ 2 रेलेवेंट लोग होंगे, उनसे पूछेंगे शारे दस्तूर पे क्या हो रहा है और सितंबर के पहले 15 दिन कैसे हैं और बाद के 15 दिन कैसे हैं। इन सारे मामलों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जिसमें आज शदीद मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 1242 पॉइंट्स की कमी से 45,002 पॉइंट्स पर बंद हुई है। मार्केट में एक मौके पर 1774 पॉइंट्स की कमी देखी गई। दिन भर मजमूई तौर पर 324 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ है। 48 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि 256 के शेयर्स में कमी हुई है। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 46,358 जबकि कम तरीन सतह 44,459 रही है। तो हम डॉलर की अगर बात करें तो इंटरबैंक में 305 और ओपन मार्केट में 323 रहा है। और इस तरह से जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल है वो ये रही कि स्टॉक मार्केट्स पूरी तरह क्रैश। हाँ, तकरीबन 1242 पॉइंट्स की आप जो है वो कमी हुई, डिप लिया। करेंसी मार्केट की बात करें तो डॉलर जो है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, क्योंकि इंटरबैंक में आज जो है डॉलर वो इजाफा हुआ है, उसमें 1 रुपये
9 पैसे का, और यूं 305 रुपये 54 पैसे का डॉलर हो चुका है इंटरबैंक में। जबकि ओपन मार्केट में डॉलर में आज 4 रुपये का इजाफा हुआ। यूं यहाँ पर डॉलर जो है वो 323 रुपये में फ़रोख्त होता रहा है। और जो शर्त है IMF की 2.5% का डिफरेंस होगा इन दोनों में, यानी ओपन मार्केट और इंटर बैंक में, उसके मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में अगर ओपन मार्केट का रेट यहीं पर रहता है तब भी डॉलर ने 317-18 तक जाना है। लेकिन ओपन मार्केट को कौन रोकेगा, क्योंकि IMF की शराइत में से एक शर्त ये भी थी कि आपका जो ये करेंसी मार्केट की मॉनिटरिंग है या उसकी आप कह लीजिए कि मैनेजमेंट है, वो आप नहीं करेंगे। हुकूमतों को कहा ये आपका काम नहीं, आप ना करें, मार्केट को डिसाइड करें। जैसे नजीब नाइट बता रहे थे कि मार्केट डिसाइड बता रहे थे। तो रुपए की जो बेकदरी है जनाब, इसने नया रिकॉर्ड बना लिया है। इंटरबैंक में डॉलर, जैसे हम बता रहे हैं आपको, कि तारीख में पहली बार 305 रुपए से भी तजावुज़ कर गया है। ऐसे लग रहा है जैसे निगरान हुकूमत ने डॉलर को आज़ाद छोड़ दिया है। महंगाई की सूरत हाल पहले ही इंतहाई गंभीर हो चुकी है और जिस रफ्तार से डॉलर बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि डॉलर 400 रुपए का सफ़र भी जल्द मुकम्मल कर लेगा। दुआएं हमारी कि ऐसा ना हो। निगरान हुकूमत के सिर्फ 2 हफ्तों में इंटरबैंक में डॉलर 16 रुपये जबकि ओपन मार्केट में 20 रुपये से भी ज़ायद महंगा हो गया है। तो अब तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं वो निगरान हुकूमत पे लगाया जा रहा है कि निगरान हुकूमत के आने के बाद ये सूरत हाल हुई है। जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो मलबा उन पे डाल दिया जाता है। होता ये है कि जो पहले के अभी ये जो हमने आपने बोला कि ये निगरान हुकूमत ने क्या आज़ाद छोड़ दिया है, तो इन्होंने तो 17 रुपये या 30 रुपये का इजाफा चले इनके वक्तों में हो गया, जुम्मा 4 दिन। तो इसको 250 तक लाने वाले और 350 तक लाने वाले, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं इससे सख्त जुमला बोल रहा था, फिर मैं रुक गया। उनको कोई नहीं पूछेगा। 17 रुपये बढ़ गए, सो सारा कसूर जो है वो निगरानों का है। लेकिन जो 250 रुपये तो जो जवाबदेह भी नहीं है, अब देखना है वो भी होंगे जवाबदेह, वो भी है क्योंकि वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन वो उनका किया काट रहे हैं जो उन्होंने जो उनसे पहले थे, जो 5-5 साल गुजार गए, वो काट रहे हैं। महंगाई और बिजली बिलों से आवाम परेशान है और जनाब परेशानी में इजाफा होने जा रहा है क्योंकि पेट्रोल बम गिराने की तमाम जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। ओगरा में वर्किंग मुकम्मल हो गई है। 1 सितंबर यानी कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। 9 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे की वर्किंग तैयार है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ है और कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत ख़जाना देगी और वज़ीर ख़जाना किसी भी फैसले से कबल वज़ीर आज़म से मुशावरत भी करेंगी इस सिलसिले में और उसके बाद इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। तो गुज़श्ता 5 सालों में जो पेट्रोल है वो 65% और डीजल जो है वो 59% महंगा हुआ है। साल 2018 में PTI हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो पेट्रोल 95 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 112 रुपये 94 पैसे फ़ी लीटर था। PTI हुकूमत के अख्ताम पर 2022 में पेट्रोल 149 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 114 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर था। PTI दौर में पेट्रोल 36% और डीजल 22% महंगा हुआ। PDM हुकूमत के 16 माह में पेट्रोल मजमूई तौर पर 45% और डीजल 47% महंगा हुआ। पेट्रोल 272 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर जबकि डीजल 273 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर पर फ़रोख्त होता रहा। जबकि निगरान हुकूमत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ीं। पेट्रोल 17 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर महंगा हुआ। नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे मुकर्रर हुई। डीजल 20 रुपये फ़ी लीटर महंगा हुआ। डीजल की नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे मुकर्रर की गई। तो निगरानों के दौर में 20 रुपये डीजल पर और 17 रुपये पेट्रोल पर बढ़े। लेकिन निगरानों से पहले वालों के लिए ना किसी ने कहा था कि PDM तबाह दे। मुझे अब समझ आ रहा है कि ये एक्सप्रेशन है, PDM तबाह दे, यानी PDM के दौर में हम ही तबाह हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और सवाल ये है कि जो हिचकोले खाती मुल्की मईशत है इसे कैसे संभाला जाए। ये सवाल वो है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मईशत तो मिल ही नहीं रहा इतने दिनों से, बुरी सूरत हाल में है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गो के बड़ी तगदो कर रहे हैं। इजलासों पर इजलास हो रहे हैं उनकी ज़ेर सदारत। इजलास में निजी शोबे के मारूफ सनतकारों को भी शिरकत दी जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म को मॉनिटरिंग टीम ने दरपेश चैलेंजेस से भी आगाह किया है और ताजिर तंजीमों की मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी सामने आ गई है। मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने पर मुशावरत की गई है। ईरान के साथ तबादले की तजारत की मौजूदा पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया है। इमिग्रेशन और कस्टम्स हुकाम को समंदर पार पाकिस्तानियों को हवाई अड्डों पर तमाम सहूलियात फराहम देने की हिदायत जारी की गई हैं। तो वैद वही बात जो हम पहले भी कर रहे थे, हिकमत अमली अपनाई जा रही है, हिदायत दी गई हैं। देखना यह है कि अब इनको इन पे अमल भी होता है। तजावीज़, गौर, मशवरा और सारी चीज़ें हल कोई नहीं। वज़ारत ख़ज़ाना ने बिजली के बिलों में रिलीफ का प्लान IMF से शेयर किया है। हल सिर्फ IMF है इस वक्त। ज़राए के मुताबिक IMF से बिलों में जो रिलैक्सेशन है, रिलीफ है, उस पर आज जवाब मिलने का इम्कान है। IMF से मंजूरी के बाद 400 यूनिट वालों को रिलीफ मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
बिलों में टैक्सेशन में अलबत्ता कमी के लिए IMF से रिलीफ की कोई तवक्को नहीं है। अलबत्ता इक़सात में वसूल करने के लिए IMF की रजामंदी मिलने की तवक्को जाहिर की जा रही है, यानी आपका जो बिल है वो 3 किस्तों में, 4 में या बहुत हद है 6 किस्तों में ले लिया जाएगा, लेकिन बिल वही का वही रहेगा। लेकिन इन एनी केस देना पड़ेगा। नहीं, इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि आपका जो करंट बिल है ये किस्त में हो जाएगा, अगले महीने यही महंगी बिजली यही सारे टैक्सों के साथ फिर आएगा, फिर आप वापडा के दफ्तर जाएंगे, लेस्को आयस्को जाएंगे और बोलेंगे ये मेरा बिल, और किस्तें होती रहेंगी और आप चलते रहेंगे, और यानी आपको पैसे भी देने हैं, बिजली का बिल भी अदा करना है और साथ साथ ये ख्वारी भी बर्दाश्त करनी पड़नी है। इसमें अलग पेट्रोल खर्च होगा। लेकिन सवाल ये है उबैद, वो लोग जो बिजली के मुफ्त यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इनको ख़त्म करने की वापडा और वजारत आबी वसाइल ने मुखालिफत कर दी है। कहा गया है कि फ्री यूनिट्स ख़त्म करने से कोई बचत नहीं होगी। नेपरा ने तजवीज़ दी है कि फ्री यूनिट्स की बजाय यूटिलिटी अलाउंस दे दिया जाए। वजारत ख़जाना ने फ्री यूनिट्स ख़त्म करने की तजवीज़ दी है। पावर डिवीज़न का ये कहना है कि मुलाजमीन को माहाना यूनिट्स की बजाय रकम दे दी जाए। 1,89,000 मुलाजमीन को 3,47,58,825 फ्री यूनिट्स मिल रहे हैं और ये मिलते रहेंगे। अगर ये फ्री यूनिट्स नहीं मिलेंगे तो उनको कैश मिल जाएगा। तो ये सूरत हाल जो है वो रहेगी। और मुल्क में जो बढ़ती महंगाई है, अवाम का जीना उसने दोभर कर दिया है। अवाम परेशान है, लेकिन जो पक्ष लोग इंजॉय कर रहे हैं वो उसको इंजॉय करेंगे। अवाम के जज्बात, एहसासात आपने देखे भी, आपने सुने भी। नाज़रीन, ये वो एहसासात और जज्बात हैं जो कि बहुत मजबूरी में अदा कर रहे हैं। किसी का दिल ये नहीं करता कि वो कैमरे के सामने आए और रोए और अपनी मजबूरी का इजहार करे, लेकिन अवाम इतनी परेशान है, इतनी मजबूर है कि उन्हें कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। एहतजाज किया जा रहा है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। माहिर मईशत ज़ीशान मर्चेंट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, बिजली के फ़ी यूनिट प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल अब आज रात 12 बजे उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। मईशत कहाँ जा रही है सर? स्टॉक मार्केट जो है वो आज क्रैश कर गई है, डॉलर जो है वो 300 का हिस्सा अबूर कर गया है और एक्सपेक्टेशन है कि शायद 400 भी अबूर कर जाए। सर, क्या देख रहे हैं आप? क्या हल नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भी आपके जो आपने क्लिप दिखाया जिसमें ये व्यूअर्स, जो लोग जो परेशान हैं, यही इस वक्त जो है हमारी इकोनॉमी की कंडीशन है। इकोनॉमी संभलने का नाम नहीं ले रही क्योंकि इतने किस्म की प्रेशर्स हैं इकोनॉमी पे। सबसे बड़ा जो प्रेशर है वो अनसर्टेनिटी का है। किसी को नहीं पता कि आगे आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, किस तरीके से ये इलेक्शंस होंगे, ट्रांजिशन कैसे होगी, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। न सिर्फ उसका प्रेशर आपकी रुपी पे नजर आ रहा है, आपको डॉलर महंगा होता चला जा रहा है, स्टॉक मार्केट जो क्रैश हो रही है पिछले 3-4 दिनों से मुस्तकिल नीचे जा रही है। उसकी रीजन ये है कि बढ़ती कीमतें, डॉलर की बढ़ती प्राइस, पेट्रोल की बढ़ती प्राइस। अगर बिजनेसेस कोई खरीदो फरोख्त करे तो वो कैसे करें? आज अगर वो कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर आते आते उनका अगर कुछ दिनों में अगर वो माल आता है तो डॉलर सारा बढ़े, जितनी तेजी से रुपये की कदर गिर रही है उनकी तो कॉस्टिंग्स ही आउट हो जाएंगी। ऑल्दो वो तो अपनी सेल प्राइस बढ़ा के पास ऑन कर देंगे, लेकिन क्या खरीदने वाला वो चीज खरीद सकता है? क्या आज मेरे पास वो ही कुव्वत खरीद है? अगर एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं कोई 10 चीजें खरीद सकता था, अब मेरी इस्तेताअत नहीं रही कि मैं वो 10 चीजें खरीद सकूं क्योंकि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। बिजली के बिलों में जो टैक्सेस लग रहे हैं वो तो आज से नहीं, हमेशा से लग रहे हैं, लेकिन चूंकि पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, उसका इम्पैक्ट अब आवाम को नजर आ रहा है। एक तरीके से ये एक आई ओपनर है हम सब के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये चीजें बढ़ रही हैं आने वाले, जैसे सर हमारे लिए तो ये आई ओपनर है, लेकिन जिनकी आंखें खुलनी चाहिए उनकी क्यों नहीं खुल रही हैं? कोई वे आउट नजर आ रहा है आपको? देखिए, इस वक्त क्योंकि हम एक तरफ आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, आईएमएफ ने हमारे साथ रेवेन्यू की कंडीशंस रखी हैं कि पाकिस्तान को इस माली साल में जो है कितने पैसे जमा करने हैं और ये जमा करने के साथ साथ उनको किस तरह से उसको खर्च करना है। तो हम बड़ी टाइट सिचुएशन में हैं, हमारे पास इस वक्त चॉइस मौजूद नहीं है। अलबत्ता हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर
हमारे जो अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स हैं हम वहां से जो है चीजों को कुछ बेहतर करना शुरू करें। जैसे हमारा ठीक है सर, अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, यही पॉइंट लेके मैं खाकान मुजीब साहब की जानिब जाऊंगी। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सर, मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। अभी ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि कुछ, खाकान साहब से हम दोबारा रब्ता कर लेते हैं। खुरम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। खुरम साहब, मईशत की सूरत हाल आपके सामने है और आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा एक्सपेक्टेड है। कहाँ जाती सिचुएशन नज़र आ रही है? देखिए, सिचुएशन तो काफ़ी जो है वो चैलेंजिंग है और इसमें हमें जो है ये देखना होगा कि कितना ज़्यादा इजाफा इंटरनेशनल मार्केट में हुआ है और कितना पास ऑन किया जा रहा है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो है करेंसी को हम कहाँ देखें। करेंसी बेसिकली जो है वो मेन एक हर्डल है वक्त जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। करेंसी को किस तरह से खासकर ओपन मार्केट को गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और ये देखा जाए कि कहीं स्पेकुलेशन तो नहीं हो रही या कहीं होर्डिंग तो नहीं हो रही। जब बहुत ज़्यादा लोग डॉलराइजेशन की तरफ डेफिनेटली जाते हैं, जब देखते हैं कि रुपया जो है उसकी तरह रोज गिर रही है, तो लोग नेचुरली मजबूर होते हैं, एक आम आदमी मजबूर होता है, जितने भी इसके पास रुपये होते हैं वो कहते हैं मैं डॉलर ले लूँ। तो देखना ये होगा कि हमें इस डॉलर के अनयूजुअल बाइंग को जो है वो रोकना होगा या कंटेन करना होगा या गवर्न करना होगा, ताकि सिर्फ उनको डॉलर मिल सके जिनकी जेन्युइन नीड्स हैं, जिसमें एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, हेल्थ के लिए किसी के पेरेंट्स बाहर जाते हैं या फिर जो है ट्रैवल करने जाता है, किसी की बिजनेस की जरूरी आते हैं, उनको प्रायोरिटी देनी होगी। हमें ना राशनिंग करनी होगी डॉलर की। ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो दो नुकसान है इसके। एक तो डॉलर वैसे ऊपर जा रहा है, उसका इम्पैक्ट है रुपये पे इन्फ्लेशन का, दूसरा कर्जों में भी जो है इजाफा होता है। तो इसलिए हमें इसको सही तरीके से कंटेन करना होगा। साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें राशनिंग करनी होगी और अनयूजुअल बाइंग है डॉलर की, इसको कंट्रोल करना होगा। सर, अगर हमें पता है कि ये हम काम करेंगे तो सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, तो फिर क्या वजह है कि इन पे वर्कआउट नहीं होता और हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जो भी हमारे प्लान्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं? बिल्कुल, देखें, ये एक रेगुलर गवर्नमेंट जो होती है जिसका मैंडेट होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने का, वही कर सकती है। इसमें मेरे ख्याल में ये केयरटेकर सेटअप इतना ज़्यादा जो है एम्पावर्ड नहीं होता। तो मेरे ख्याल में हमें देखना ही होगा कि ये गवर्नमेंट जो है जिस हद तक कर सकती है वो करे। अदरवाइज जो है जो नई गवर्नमेंट आने वाली है, इलेक्शन जल्द होते हैं, नई गवर्नमेंट जो आएगी वो अगर जो है इस पे अमल करवाए जल्द से जल्द वो बेहतर होगा। अदरवाइज देखें हम इस जाल में फंसते चले जाएंगे और प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। खुरम साहब, आपको लगता है कि जो हमारे मुल्क की अनसर्टेनिटी है वो एक बड़ी वजह है ये मईशत की खराबी की, डॉलर का जो प्राइस है उसमें इजाफा हो रहा है, रुपए की बेकदरी हो रही है, जब तक अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी? देखिए, अनसर्टेनिटी तो वैसे होती इस वजह से कि जब ये सब चीजें जो है वो ट्रैक पे नहीं होती हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो अनसर्टेनिटी होती है इस वजह से। एक मरतबा जो है हमारे पास डॉलर का फ्लो आना शुरू हो गया, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई, बेहतरी आना शुरू हो गई, ऐसा ऐसा स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई, इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई, तो मेरे ख्याल में ऐसा ऐसा जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो भी बेहतर हो जाएगा और ऐसा ऐसा चीजें बेहतर की तरफ जा सकती हैं। ठीक है ज़ीशान साहब, अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स की आपने बात की थी कि अगर हम उस जानिब भी तवज्जो मबजूल कराएं तो हो सकता है कि बेहतरी आ सके। सर, कौन से अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे थे? देखिए, पाकिस्तान आप देखें तो वैसे ही मिनरल रिच है पाकिस्तान। हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारे पास इस वक्त जो ऑन ग्राउंड पड़े हुए हैं रिजर्व्स, जिसमें आपके पास रिकोटिक का प्रोजेक्ट है $1 ट्रिलियन की, उसकी जो मालियत है, पाकिस्तान का शेयर जो है उसमें 50% है, जिसमें 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और 25% स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो फेडरल है। तो $500 बिलियन आपके पास रिजर्व्स में ऐसे पड़े हैं कि जिसको नेक्स्ट 40 ईयर्स 2024 से इसकी जो है वो प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, निकलना शुरू हो जाएगा ये। तो आपके पास नेक्स्ट 40 साल में $12.5 बिलियन, अगर आप 500 को डिवाइड करते हैं 40 पे, तो एक तो रिजर्व्स ये मौजूद है आपके पास। हर कोल में हमारे पास 175 बिलियन टन का कोयला मौजूद है, जिससे अगर हम 1 लाख मेगावाट एनर्जी बनाएं तो 250 साल तक हम फ्री एनर्जी बना सकते हैं। तो अब हमारे पास ये वक्त है कि अब हम इन चीजों की तरफ जाएं, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, ये हमारे पास परवरदिगार ने हमें हमारे मुल्क में ये रिजर्व्स दिए हुए, इनको यूटिलाइज करना है। पाकिस्तान की जो क्रॉप्स हैं, हमारा जो यील्ड पर हेक्टर है इस वक्त वो अब बहुत कम हो गया। पिछले कुछ 1-2 सालों में कुछ बढ़ा, लेकिन इसको मजीद बढ़ाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर से आपका
बहुत तेजी से रिवाइवल हो सकता है, क्योंकि एक क्रॉप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगती तैयार होने में। तो हमारा फोकस हमें चेंज करना है। हमारा जो यंग इस वक्त यंग ब्लड है, जो यूथ हमारी जो है, जो हम कहते हैं कि जिसकी उम्र 30 साल से कम 60% पाकिस्तान की आबादी है, आईटी सेक्टर को एक्सप्लोर करने की बहुत जरूरत है। हमारा आईटी का पोटेंशियल एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा है। हमने पिछले कुछ अरसे में जोर लगाया था, तो हम 800 मिलियन से $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स पे आ गए थे, और हमारा टारगेट अगले 3-4 सालों में 10 से 15 बिलियन डॉलर का है। तो उस सेक्टर को ये आपके पास, ठीक है, तो ये वो सेक्टर्स हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, और अगर इन पे काम किया जाए तो हमारी जो मईशत की बिगड़ती सूरत हाल है और गिरती मईशत है उसको कुछ संभाला आ सकता है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब और खाकान मुजीब खुरम साहब हम थे। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों के वक्त का। अच्छा उबैद, हर रोज़ जब हमारी बात होती है माहिर मौशियात से या किसी भी ऐसे बंदे से जिसके पास कुछ स्ट्रेटजीज़ मौजूद होती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल बना दी गई हैं। हर चीज़ का एक सलूशन मौजूद होता है, लेकिन मसला ये है कि वो सलूशन जो है, हम सलूशन की तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ प्रॉब्लम को देखते हैं और हम पॉइंट आउट करते हैं कि मेरी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। हम सलूशन की तरफ जाते हैं। हम खुसूसी दौरा करते हैं एक रोज़ा रियाज का, वहाँ से वापसी पे $2 अरब ले आते हैं। हम इमारात जाते हैं, वहाँ 4 घंटे गुजार के वापसी पे $2 अरब ले आते हैं। फिर हमें लगता है कि हमें SIFC बनानी चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट का कोई जो है वो सिरा नहीं मिल रहा है। तो हम मांग कर नहीं चल सकते, हमें इन्वेस्ट करना होगा ह्यूमन कैपिटल पे, अपनी इंडस्ट्री पे, तब जाके जो है वो ये मामला बेहतर होंगे। मईशत की सूरत हाल है क्या, मुख्तसरन अगर आपको बताई जाए, पिछले 5 साल में मईशत का बुरा हाल हुआ और रिलीफ प्लान IMF से शेयर कर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि क्या कर सकते हैं, कितनी गुंजाइश मिल सकती है। मुफ्त बिजली मिलती रहेगी सरकारी मुलाजमीन को, ये भी आज की एक अजीब व गरीब ख़बर है। डॉलर भी बेलगाम है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, चीनी की कीमत जो है वो इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर 5-7 रुपये की जो है फ्लक्चुएशन देख रही है। जबकि इसी न्यूज़ रूम में हम आगे चल के मज़ीद आपसे क्या बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने चीनी की बात की, तो चीनी की कीमतों से मुतालिक भी हम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और इसकी वजूहात क्या हैं ये भी आपको बताएंगे। तो अब से कुछ देर बाद आज के दी न्यूज़ रूम में चीनी की जो सिचुएशन है और मार्केट की इस वक्त सूरत हाल है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ये कि चीनी की बढ़ती कीमतों पे अवाम जो हैं वो सरापा एहतजाज भी नज़र आ रहे हैं, अवाम की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। गो कि हम देख रहे हैं कि एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं है। बिजली की कीमतों पे भी एहतजाज हुआ, लेकिन फ़ी यूनिट में मज़ीद इजाफा हो रहा है और देखना यह है कि आने वाले वक्तों में कितना इजाफा मज़ीद होगा। तो चीनी की कीमतें भी बढ़ रही हैं, इस पर भी एहतजाज हो रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं नज़र। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे कि LGA में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ सामने आई है। चीफ टाउन प्लान शकील अंजुम मिन्हास को ओहदे से हटा दिया गया है और चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास को एडमिन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। LGA के चीफ टाउन प्लानर डायरेक्टरेट में 2 चीफ टाउन प्लानर तैनात कर दिए गए हैं। मजीद जान लेते हैं, शब्बीर हैदर जफ़र हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर, बताएगा किस अफसर को कहाँ तैनात किया गया है और वजह क्या बनी? जी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ कर दी गई है, जिसमें चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास को एडमिन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जबकि इनमें LDA के टाउन प्लानर डायरेक्टोरेट में जो है 2 चीफ टाउन प्लानर तैनात किए गए हैं, जिनमें चीफ टाउन प्लानर 1 को डायरेक्टर जोन 1, 2 और 3 रिपोर्ट करेंगे, जबकि चीफ टाउन प्लानर 2 को जो डायरेक्टर जोन 4, 5 और 7 रिपोर्ट करेंगे। इसमें डायरेक्टर टाउन प्लानर जोन 3 सिद्रा तबस्सुम को चीफ टाउन प्लानर 1 तैनात किया गया है, जबकि डायरेक्टर टाउन प्लानर जोन 5 अजहर अली को जो है चीफ टाउन प्लानर 2 तैनात किया गया है। इनमें चीफ ठीक है शबीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंतहाई अहम नोयत के मामलात और जो ही सितंबर का आगाज़ होगा तो 16 दिन का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और जाते जाते उन केसेस का फैसला करना है जिनसे मुताल्लिक कहा गया कि अगर फैसला ना हुआ तो शर्मिंदगी होगी। नैब तरामीम का केस है आज। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, तरामीम के बाद 50 करोड़ से कम प्ली बार्गेन करने वाला दरख्वास्त देकर साफ शफाफ हो जाएगा। तरामीम में कहीं नहीं लिखा कि नैब से वापस होने वाला मुकदमा कहाँ चलेगा। 50 करोड़ से कम वाला पैसे वापस लेकर नैब के इख्तियार से ही निकल गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह संजीदा मामला है कि 49 करोड़ करप्शन करने वाला नैब से बचकर आज़ाद हो जाएगा। मखसूस अफराद के लिए कानून साजी साबित करने का पैमाना काफ़ी सख्त है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा भी कहा। जबकि एक और अहम नोयत का मामला पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक था और 14 मई से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी वो खारिज हुई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल ने पंजाब इलेक्शन रिव्यू केस में रिमार्क्स दिए कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होंगे, शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, तारीख तब्दील करने की इलेक्शन कमीशन की दलील से इत्तफाक नहीं करते। अदालत के 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले में सुकुम है। इलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक वाज़ेह है। ये सारी सूरत हाल है और 16 दिन का एक काउंटडाउन है। इन 16 दिनों में क्या कुछ होता है सबको डिस्कस कर लेते हैं। हमें सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब और इमरान वसीम साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। हसनात साहब, आपसे शुरू करते हुए यकीनी तौर पर ये जो सूरत हाल है इसमें 16 दिन बड़े अहम हैं और जाते जाते एक केस का फैसला तो यूँ लगता है करके जाना ही है, वरना शर्मिंदगी साथ जाएगी। सेंस क्या आ रहा है जो रिमार्क्स हैं, जो मामलात हैं, उनको देखते हुए कि ये तरमीम बचेगी नहीं? देखिए जी, वो तो बड़ा वाज़ेह है कि जो अभी तकरीबन आज 51 हेयरिंग हो चुकी हैं नैब लॉ अमेंडमेंट केस में, इसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो बार बार सवाल मेंटेनेबिलिटी पे उठा रहे हैं कि क्या ये केस, ये जो पटिशन है इमरान खान की, ये काबिल समात है या नहीं है। दूसरी तरफ से चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट की गई हैं इनमें जो है वो कुछ ऐसी जो है वो अमेंडमेंट से जो ऑफेंसेस थे वो डीक्रिमिनलाइज हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जो है वो खदशात बेंच के भी हैं और पटिशनर के भी हैं कि ये लोग जो हैं इन अमेंडमेंट के बाद स्कॉट फ्री हो जाएंगे, इनको कोई जो है वो कहीं किसी फोरम में जवाबदेह नहीं होंगे। लेकिन अभी हुकूमत ने नई तरामीम भी की हैं कुछ 2023 में, वो चैलेंज नहीं है, उनको PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने चैलेंज नहीं किया और ना मखदूम अली खान ने उस हवाले से कोई जवाब दिया। लेकिन जो असल चीज़ जो जिस पे ज़्यादा आज भी बात हुई वो है कि जी जो अमेंडमेंट की गई इनका इतलाक़ माजी से होगा, तो क्या माजी से इतलाक़ होना चाहिए या नहीं, इस पर बात हुई। मखदूम अली खान कहते हैं कि जी अगर जब नैब लॉ बनाया गया तो वो 1985 से शुरू हुआ, अगर वो इतलाक़ हो सकता है तो अमेंडमेंट का भी माजी से इतलाक़ हो सकता है। इस पर जजमेंट मौजूद हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर का व्यू भी है। तो अब देखना होगा। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि 2-1 से जो जजेस की तकसीम है इस पर, और कुछ अमेंडमेंट जिस पे बेनामी के हवाले से कानून, ट्रांजिशन, ट्रांसपेरेंसी, इसके अलावा जो और भी कई हमने देखा कि जो इसमें अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए जिसमें इसमें अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए इमरान वसीम साहब, तो जो ख्वाजा हारिस साहब ने भी कहा कि ये केस जाएंगे कहाँ, अगर नैब के पास नहीं जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ऑर्डर में इस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा और साथ ही जो माजी वाला मामला ये होगा, या फिर पूरे की पूरी तरामीम ही उड़ा दी जाएंगी जो कि बुनियादी तौर पर नज़र भी होता आ रहा है? देखिए, जहाँ तक ये मामला है कि 50 करोड़ के नीचे के केसेस कहाँ पे जाएंगे, ये एक इबहम तो मौजूद था जब ये अमेंडमेंट की गई थी नैब लॉ में, क्योंकि उसके बाद फिर इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, इसकी एक्सप्लेनेशन मतलब इसकी वजाहत के लिए दोबारा से 2023 में नई तरमीम की गई थी जिसमें इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया गया था। अभी हालिया आप देखें ना कि शाहिद खाकान अब्बासी का जो नैब का केस था उसमें उनको बरी तो कर दिया गया, लेकिन जो जज बशीर साहब ने उसमें फैसला लिखा है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का तमाम जो मामला है वो FIA की स्पेशल कोर्ट को भिजवा दिया है, और जो IO थे नैब को उसको नोटिस करके कहा गया कि आप आएँ, ये तमाम रिकॉर्ड लेके जाएं और जो मुतलका कंसर्न कोर्ट बनती है FIA की, वहाँ पे जाके ये तमाम चीज़ें वहाँ पे प्लेस कर दें, उनके रिकॉर्ड में जो है वो ये केस लेके आएँ। तो ये तो चीज़ वादे हो चुकी है कि अगर 50 करोड़ से नीचे का केस अगर वापस हो रहा है नैब की अदालतों से, या नैब उसके ऊपर हाथ नहीं डाल रहा, इंक्वायरी नहीं कर रहा, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तो वो कहाँ पे जाएंगे, ये नई तरमीम करके उसमें ये वाज़ेह कर दिया गया है। लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि जो तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई उसको लेके जो बेंच है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट पाया जाता है। एक जज साहब हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि क्या हमें इन तरामीम का इतनी बारीक बीनी के साथ जायज़ा लेने की ज़रूरत है, एक पार्लियामेंट में के बनाया हुआ कानून है, अवाम के मुंतखब करदा पार्लिमान है, तो क्या हम गैर मुंतखब जो अफराद हैं उस
तरमीम का इस बात की हद तक जायजा ले सकते हैं। यकीनी तौर पर वो इसमें डिवीजन नजर आ रहा है, लेकिन आज एक और मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुतालिक था, पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक असनाद साहब, वो तारीख गुजर गई, उस पर कोई तौहीन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। आज ये अपील खारिज करके ये मैसेज दिया गया है ये अपने पड़ोस में जो सदर साहब हैं उन्हें कि आप अपना वाला मामला हमारी तरफ भेजें और इन्हीं 16 दिनों में भेजें तो हम देखें इंशाल्लाह मेरिट पे फैसला कर देंगे। ये एक छोटी सी ये कोशिश है। देखिए जी, सदर पाकिस्तान मामला सुप्रीम कोर्ट में इस तरह भेज नहीं सकते। अगर वो सदारती रेफरेंस उन्होंने फाइल करना है तो वज़ीर आज़म की एडवाइस ज़रूरी है। पटिशन करते हैं तो वो अपनी इम्यूनिटी वो उसकी ख़त्म होगी। डायरेक्टली मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में सदर पाकिस्तान जो है वो नहीं आएंगे। उनके और जिस तरह हम देख रहे हैं कि PTI जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर चुकी है कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी की पटिशन आ चुकी है, नंबर भी लग चुका है और आज ये बात भी वाज़े जो है वो तीनों जजेस ने कह दिया है कि जी फैसला 90 जो इलेक्शन है वो 90 दिन के अंदर होना है, जनरल इलेक्शन। और इलेक्शन में अगर रद्दोबदल करना है, 90 दिन से आगे लेके जाना है किसी वजह से, तो हमारी अप्रूवल की ज़रूरत है। हमारे पास आए इलेक्शन कमीशन, फिर हम देखेंगे और फिर वो डिक्लेरेशन लेके फिर उस जो उज़र है उसको हम अगर इंडोर्स करेंगे तो ठीक है। लेकिन हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी भी जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू किया है उसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस जो सोच है, जो एक पर्टिकुलर माइंड सेट की सुप्रीम कोर्ट की सोच है कि जी हमारे पास आना, उसको क्योंकि वो उस पर्टिकुलर माइंडसेट की सोच तो ये है ना कि रास्ता हम ही निकाल के देते हैं और रास्ता बना के देने वाले हम हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन ये 17 सितंबर के बाद हालात। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था इमरान वसीम साहब से भी और आपसे भी कि इमरान वसीम साहब पहले आप इसका जवाब दे दें कि 16 तारीख को जो सूरज गुरूब होगा और फिर 17 को जो तुलू होगा, ये 16 दिन ये वाले भारी हैं या 17 से ऑनवर्ड्स जो नया दिन आ रहा है वो ज़्यादा मुश्किल होगा? किस चीज़ का हम बेचैनी और बेसब्री से इंतज़ार करें? देखिए, अगर बेचैनी और तड़प की बात करें तो गालिबन ये जो आखिरी 16 दिन है वो ज़्यादा भारी हो सकते हैं। जो निगरान हुकूमत कह लें या जो हुकूमत छोड़ के जाने वाले हैं उनके लिए हो सकता है कि कुछ सख्ती तो नहीं, लेकिन ऐसे अदालती फैसले ज़रूर आएँ जो शायद उनके लिए काबिल कबूल ना हो। आज आप देखें कि जो नजरसानी की दरख्वास्त को अदालत ने रिजेक्ट किया है, इसके पीछे पूरा एक सीक्वेंस है। इससे पहले यानी आज ये दरख्वास्त कोई 3 माह के बाद समाअत के लिए दोबारा से मुकर्रर हुई। आखिरी समाअत 29 मई को हुई थी। उसके बाद फिर रिव्यू एक्ट के ऊपर समाअतों का आगाज हुआ था और जो पहले 5 इस नजरसानी की दरखास्तों के ऊपर समाअत हुई, अदालत बड़े तहम्मुल के साथ इलेक्शन कमीशन के वकील को दी थी। उसकी वजह यह थी कि नजरसानी की दरखास्त आ गई, 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि 14 मई को आप फैसला आप इलेक्शन करवा दें पंजाब में, लेकिन 14 मई की डेट से पहले 3 मई को इलेक्शन कमीशन इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त लेके आ जाता है और अदालत इंतजार करती है, 12 दिन इंतजार करती है। 3 मई की जो नजरसानी की दरखास्त है उससे 15 मई को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। जैसे ही 14 मई की डेट जो है वो लैप्स करती है, 15 मई को नजरसानी की दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। फिर जब ये समाअत की खास बात यह कि जब ये समाअत होती है नजरसानी की दरखास्त के ऊपर, तफसीली फैसला नहीं होता। तफसीली फैसला अदालत जारी करती है 4 अगस्त को। 4 अगस्त के बाद फिर 11 अगस्त की आप टाइमलाइन देखें तो 11 अगस्त को इसके ऊपर अदालत जो है रिव्यू एक्ट का फैसला देती है और 11 अगस्त के बाद आज ये मुकदमा इलेक्शन की नजरसानी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है। अदालत बार बार एक ही सवाल पूछती है कि आप ये बता दें कि हमारे फैसले में सुकम क्या है, गलती क्या है। इससे पहले इसी केस की 5 समाअतें हुई, एक भी अदालत ने सवाल ये नहीं पूछा था कि आप हमारे फैसले में गलती की निशानदेही कर दें, हम उस पर रिव्यू करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप तफसीली फैसला जारी कर दिया था पहली 5 समाअतों में। यानी इमरान वसीम साहब जिस तरह से आपने इसकी टाइमलाइन बयान किया, मैं असनाद साहब से फिर ये पूछ लेता हूं कि असनाद साहब ये जो इसकी को खारिज कर दिया, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, इसकी बेतरतीबी है, इंटरप्रिटेशन की है कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट को चेंज भी कर ले, सदर तारीख दे दे, इलेक्शन कमीशन दे दे, लेकिन 90 रोज की जो मियाद है जो आइन में लिख दी गई है आर्टिकल 224 के अंदर, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने अगर उसको क्रॉस करना है तो आप जो है उसके लिए तो डेफिनेटली एक एंडोर्समेंट लेना होगी और उसके लिए लोग बैठे हुए बेचैनी से इंतजार करें। मैं जरा हसनात मलिक साहब की तरफ इस मामले को लेकर चलता हूं। हसनात साहब, ये जो बेतरतीबी बताई है पंजाब इलेक्शन वाले मामले की इमरान वसीम साहब ने, इससे तो ये लगता है कि वो जो एक मुलाकात हुई थी उसके बाद फिर हाथ पांव फूले और फिर समझ नहीं आया किस तरह से करना है। तो ये आखिरी 15 दिन फूले हाथ पांव से काम होगा या सांसें बहाल हो गई हैं, अब वही पुराना रवैया, वही पुराने अंदाज और जो प्यार मोहब्बत है वो जारी रहेगा? देखिए, ये जो भी चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के करीब हो तो वो अमूमन सीनियर वकला की भी राय है कि वो
हुकूमत या एग्जेक्टिव या इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमेशा ख़तरा रहता है। उन्होंने अपनी लेगेसी बनानी होती है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं पीडीएम के सपोर्टर वो तो चीफ जस्टिस बंदयाल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई का सपोर्टर है वो वहाँ अभी तक उम्मीद कायम है और चीफ जस्टिस बंदयाल जो है वो गाए बगाए उनका कोई ना कोई ऐसा केस जो है वो टेकअप करते रहे हैं जिससे उनकी उम्मीद जो है वो बंधी रही है। तो अब भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगले जो 15 से 17 दिन हैं उसमें भी वो सारे केसेस पीटीआई और इमरान खान के मुतलका ही सुनेंगे। इस हफ्ते भी अगर आप देखें तो वो उन्होंने सारी जो उन्होंने बेंच में केसेस सुने, हाँ, वो उनका टिल्ट और बाइस जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है। हसनात मलिक साहब, इमरान वसीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगले 15 तिहाई अहमियत का हामिल है। वैसे तो ओवरऑल ही है, लेकिन 15-16 दिनों में मामला ज्यादा दिलचस्प है। हम रोजाना कोशिश करेंगे 15-16 दिन खैर खबर बाद उसके बाद तो खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। मुल्क में चीनी के बहरान की बात करते हैं जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है और कराची में फ़ी किलो चीनी की कीमत 175 रुपये से भी तजावुज़ कर गई है। मार्केट में दुकानों पर चीनी का बहरान भी सर उठाने लगा है और चंद महीनों में चीनी 135 से 175 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर चुकी है। तो ये चीनी की सूरत हाल है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में इजाफा हो रहा है और दूसरी जानिब चीनी का बहरान भी पैदा हो रहा है। ये चीनी कहाँ गई है, चीनी का बहरान है, इस पर काबू किस तरह पाया जाएगा। वफाकी हुकूमत प्रोडक्शन हुई, गोदामों में मौजूद रही, एक लिमिटेड एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली, फिर ये चीनी पर जो है इजाफी पैसे कौन कमा रहा है, ये एक सवाल है। चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत जो है वो भी अहम इकदाम उठाती नजर आ रही है और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने केन कमिश्नर पंजाब को खत लिखा है। शुगर मिल से 7,855 मेट्रिक टन चीनी लेने के लिए केन कमिश्नर से इजाज़त मांगी गई है। शुगर मिल से हासिल करदा चीनी मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलेगी। केन कमिश्नर पंजाब का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के खत पर चीनी की तकसीम की इजाज़त देने का फैसला और पंजाब में 13.5 लाख टन चीनी का स्टॉक मौजूद है। तो इस सिलसिले में जो मजमूई तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स पर लोग एक सब्सिडाइज्ड मामला है उसको लेकर जो है वो परेशान थे, तो अब ये सप्लाई लाइन बहाल होने जा रही है। इक़्तिसादी मालियाती काउंसिल ने दिसंबर 2022 में वजारत फूड सिक्योरिटी की समरी मंजूर करते हुए चीनी की बरामद की इजाज़त दी, जिसका इत्तलाक़ साल 2022-23 के लिए था। वजारत ख़जाना ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद गैर मुल्की ज़खायर को बढ़ाना है, क्योंकि साल 2022 में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के आदाद शुमार के मुताबिक रिकॉर्ड 79 लाख टन की पैदावार हुई, जबकि मुल्क की ज़रूरत 68.5 लाख टन थी। यूँ इजाफी गंदम बरामद करने के लिए हुकूमत पर जोर डाला गया और यूँ ये इजाज़त दिसंबर 2022 में मिल गई और इस पर अमल दरामद शुरू हुआ। सिर्फ फरवरी में 42,434 टन चीनी बरामद हुई। अगले ही महीने यह हजम 3 गुना बढ़कर 1,29,746 टन को पहुँच गया। फिर अप्रैल में 40,716, मई में 1,893 और जून में 963 टन चीनी बरामद हुई। यूँ फरवरी या जून 2023 2,15,752 टन चीनी आलमी मार्केट में हमने फ़रोख्त कर दी। चीनी बरामदात की हद सिर्फ 5 लाख टन रखी गई और ये पहली किस्त थी और किस्तवार 1 लाख टन की फ़रोख्त की इजाज़त थी, लेकिन फिर मार्च में 1 लाख टन से ज़्यादा चीनी बाहर भेज दी गई और ये वो चीनी है जो कानूनी तरीके से फ़रोख्त हुई, जबकि गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त होने वाली चीनी यानी स्मगल होने वाली चीनी जो है वो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसकी रोकथाम के लिए रवा हफ्ते भी होने वाला जो इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास है उसमें वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ये हिदायत की गई कि वो चीनी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम मुतल्लिक़ा एजेंसी से राबते में रहें। रिकॉर्ड पैदावार होने और ज़रूरत से ज़ायद चीनी बरामद करने के बाद शुगर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ था कि गोदाम में अगले क्रशिंग सीज़न तक मज़ीद 2 माह का स्टॉक होगा। लेकिन ये चीनी कहाँ गई? अगर ये स्मगल हुई है तो इस सिलसिले में अदालतों के जरिए हासिल रिलीफ के जिसके बायस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अख्तियार को महदूद किया गया और फिर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया और यूँ पाकिस्तान की वाफिर चीनी हमारे इस्तेमाल में आने से पहले कारोबारी तबके के मफादात की भेंट चढ़ गई और ज़रूरी मुल्क की ज़रूरत की चीनी सिर्फ इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त कर दी गई और बहरान पैदा होने पर यही चीनी जो हमने बिलफर्ज 100 रुपये किलो बेची, अब वही चीनी हम 110 रुपये किलो में फ़रोख्त ख़रीद रहे हैं और फिर 120 रुपये 25 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। तो गफलत, कोताही, लापरवाही और कारोबारी तरीके के जो कारोबारी तबका है उसके माली मफाद जो है उससे हमारी ज़िंदगी की जो बाकी मानदा थोड़ी बहुत जो मिठास थी वो भी कड़वाहट में तब्दील हो गई है और ये इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल है जिस पर मैं तफसील से इसके बाद भी बात करना चाहूँगा जो हुआ है। जी जी ठीक है। कराची के जो शहरी हैं वो कह रहे हैं कि शायद खुरनोश कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है और चीनी की कीमत घंटों में बढ़ रही है। जिस तरह से हमने भी आपको बताया कि 135 से 175 हो गए। कराची में लोग क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। गरीब आदमी ले ही नहीं सकता है, इतना महंगाई हो गया। अब ये पत्ती है 1000 रुपये की लेते थे तो अभी 1800 की है।
ऐसे 1-2 महीने में बढ़ गई है, क्या कर सकेंगे। अब चीनी वो 175, 70, 180 भी देते हैं। ऐसा ही सब गरीब आदमी क्या करेगा। किस काम की ऐसी हुकूमत, ये बताए ना। ये हुकूमत का काम है कि यार गरीबों के साथ तावन करना। यार जो 20,000 15,000 रुपया कमाने वाला वो कैसे अपने घर का फिर किराए के मकान होते वो कैसे पूरा करेंगे। चीनी को देखो, सब्जी को देखो, हर चीज़ बहुत मुश्किल हो गया इधर। रोज़मर्रा वाला कमाने वाला आदमी तो बिल्कुल सर दुनिया से गया। आप पेट्रोल के रेट देखें 300 रुपये पे पहुंच गया, चीनी 200 पे पहुंच गई, आटा जो गरीब आदमी के लिए पेट पालना बहुत मुश्किल है 180 रुपये, 180 रुपये 1 किलो की बहुत ज़्यादा कीमत है। आप सब्जियों के रेट देख लें, हर चीज़ देख लें, महंगाई इतनी हो गई है, लोग छीना छपटी पे शुरू हो गए। मसले मसाइल जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अफसोसनाक खबर ये कराची से आ रही है कि खुले मैन होल मौत बांटने लगे हैं। बल्दिया मवाज कोट जहाँ पे एक और बच्ची खुले मैन होल में गिर गई है, रेस्क्यू एहलकारों ने लाश निकाल ली है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 4 साल ये बच्ची और इसका नाम उमरा बलोच बताया जा रहा है, जो कि गली में खेल रही थी और गटर में गिर गई। शहर हिकायत में 15 रोज़ के दौरान मैन होल में गिरने का ये दूसरा वाक़या रिपोर्ट हुआ है। और पहले वो नोमान था जिसने वो 14 अगस्त की तैयारी की हुई थी, छोटा सा बच्चा हरे और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, और अब ये बच्ची है। इनका कसूर ये है कि ये ऐसे मोहल्लों में रहते क्यों हैं जहाँ गटर की ढक्कन नहीं। इनका कसूर है कि कराची में पैदा हुए हैं। आप हमें इजाज़त दीजिए, आपसे हम कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह ने के बाद।